ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज हुक्म की हुकूमत एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 11 to 20। And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्राक्षी, आज से आप कंपनी ज्वाइन कर रही है या सुनकर रुद्राक्षी फेस बहुत अजीब सा बनने लगे। विराज जो कि रुद्राक्षी को देख रहा था वह चुपचाप अपना नष्ट करने लगा। तो फिर रुद्राक्षी ने, काशी दीदी कल से मैं ज्वाइन कर लूंगी न। तभी भाई ने कहा आप आज से हमारे साथ ऑफिस जाएंगे। यह बात सुनकर रुद्राक्षी का चेहरा बन गया। सबने अपना नष्ट किया और काशी ने कहा आप जाए, तैयार हो जाए, हम आपका आलावते कर रहे हैं। रुद्राक्षी उठी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वह रूम में जाकर उसने एक साधारण सा कुर्ती निकला और पहनकर आला जीन्स पहनकर आला ए गाए वह आला सोफा प्रति बैठक। काशी ने विराज से कहा आप भी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सुनकर विराज ने कहा ठीक है। काशी दीदी जी ने कहा आप हमारे साथ ही चलेंगे। विराज कहाँ से चला गया। तभी काशी ने तृप्ति को देखते हुए कहा आप भी ज्वाइन कर लीजिए। घर पर रहकर क्या करेंगे, अगर आपका मन होगा तो आप जल्दी, ठीक है, और भी चेंज करने के लिए चले गए। वहीं रुद्राक्षी आला आए। जब हमें देखा कि हर में सिर्फ विशंभर सिंह है तो उसे बोला दीदी आपने तृप्ति दीदी और विराज भाई कहाँ चले गए। तब काशी ने कहा सब ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं या सुना। रुद्राक्षी ने कहा मतलब मैं अकेले नहीं हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। काशी रुद्राक्षी को देखने लगी। रुद्राक्षी ने अपना होठों पर उंगली रखकर चुपचाप जाकर बैठ गई। वही सब नीचे आए और सब ऑफिस के लिए तैयार था। अब तक वही सब तैयार होकर रुद्राक्षी राजावत, काशी राजावत, तृप्ति, विराज सिंह, विशंभर सिंह ऑफिस के लिए निकल गए। वही काशी राजावत, रुद्राक्षी राजावत और तृप्ति यह तीन एक कार में बैठे हुए थे और विशंभर सिंह और विराज सिंह दूसरी कार में उनके ऑफिस के लिए निकल गए। उन दो गाड़ियों के आगे पीछे 3-4 गाड़ियां चल रही थी। कुछ समय बाद वे सब राजावत कंपनी के बाहर रुके तो बॉडीगार्ड स्नैक कार का गेट खोला तो सब कार्य से बाहर आए। काशी, रुद्राक्षी और तृप्ति कार से बाहर निकले। काशी ने जब अग्रवाल कंपनी को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, जो कि वह काफी बार राजवंत राजावत के साथ ऑफिस आ चुकी थी। राजावत कंपनी की बिल्डिंग काफी ऊंची थी और बिल्डिंग के बीचों बीच एक बोर्ड पर व्हाइट मार्बल से राजावत कंपनी लिखा हुआ था। काशी ने अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को पूछा और ऑफिस के अंदर जाने लगे सभी वर्कर, क्योंकि अपना अपना कम कर रहे। उन्होंने जब अमर सिंह और काशी का देखा तो गुड मॉर्निंग मैम और सर कहकर अपना सर झुका लिया। तभी विशंभर सिंह बोले आज से राजकुमारी काशी राजावत और रुद्राक्षी राजावत दोनों अपनी अपनी सारी जिम्मेदारी संभालेंगे और कंपनी की सारी जिम्मेदारी काशी राजावत और रुद्राक्षी राजावत संभालेंगे और आज से दोनों राजकुमारियां ऑफिस ज्वाइन कर रही है। ये कहने के बाद विशंभर सिंह सबको एक केबिन में लेन आए और काशी को देखते हुए बोले ये केबिन काशी आपका केबिन है, विराज आज से आपके असिस्टेंट है और रुद्राक्ष का केबिन इसके बस बगल में है। रुद्राक्षी, तृप्ति और काशी आप लोग आज अपना काम समझने की कोशिश कीजिएगा और काशी आज से आपका एक प्रोजेक्ट जो कि कुंवर साहब अखंड प्रताप सिंह के साथ शुरू होगा। अभी कुछ समय बुरा कुंवर साहब आएंगे और आपका पहला प्रोजेक्ट होगा। कोशिश करिएगा कि यह प्रोजेक्ट अच्छे से और टाइम पर खत्म हो जाए। विशंभर सिंह ने इशारा किया तो तृप्ति और रुद्राक्षी राजावत दूसरे के बीच में चले गए। विशंभर सिंह ने पूरा काम और बात समझाकर और कुछ बातें कर विशंभर सिंह अपने केबिन में चले गए। काशी चेयर पर आई और बैठते हुए विराट को बैठने का इशारा किया और काशी ने विराट से कहा मुझे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मांगी। विराज प्रोजेक्ट की सारी डिटेल देते हुए समझे हुए बोला जहां प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का टर्नओवर बहुत ज्यादा है और प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी के साथ कुंवर सा काम कर रही है। इस वक्त इंडिया के सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि कुंवर सा उनके साथ प्रोजेक्ट करे। पूरा चाहता है कुंवर सा की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी इंग्लैंड से आए हैं और उन्हें यंग बिजनेस टायकून का अवार्ड भी मिल चुका है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। आज वह कंपनी बस नाम की है, उसके अंदर इतने सारे कंपनी है ये किसी को नहीं पता। फिर तो एक एम्पायर है जो कि वर्षा ने बनाया है। यह इंडिया ही नहीं, काफी सारे कंट्रीज में इनका ब्रांच है। अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी के साथ कंपनी पिता की कंपनी प्रताप इंडस्ट्रीज संभल रही है या हमारी या
हमारी कंपनी को बहुत बड़ा मौका है कि हम अपनी कंपनी के बिजनेस वैल्यू बढ़ा सकें। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट जितनी अच्छे से अच्छी तरह से हम पूरा करें, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। विराज के बात सुनकर काशी बोली, कुंवर सा कौन है? विराट ने टेबल पर रखी हुई दूसरी फाइल उठाई और उसे खोल कर पढ़ते हुए बोला, अखंड प्रताप सिंह, जो कि रणविजय प्रताप सिंह के बड़े बेटे हैं। इनकी एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अर्थ प्रताप सिंह है, जो कि अखंड के साथ इंग्लैंड से आया है और भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। अखंड प्रताप सिंह के साथ रहकर कंपनी को संभालता है। काशी रणविजय प्रताप सिंह का नाम सुनकर बोली, रणविजय प्रताप सिंह राजस्थान के हुकुमसा, जो कि बाबा के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे और बाबा ने उनके साथ कई सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। ये सुनकर विराज जवाब देते हुए बोला, हाँ, रणविजय प्रताप सिंह जी के साथ राजासा का करीबन 19 प्रोजेक्ट किए, जो कि हमारी कंपनी को के साथ हुए और के साथ हमारी कंपनी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यह सुनकर काशी ने हाँ सर हिलाया। वही राजावत कंपनी के गेट के अंदर एक कार अंदर में और उसमें ऋत्विक गेट खोलकर बाहर आया और जाकर उनका पूरा चाहता है कि उनकी साथ कुंवरसा की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उनके साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी इंग्लैंड से अपनी की बनाई हुई कंपनी के साथ कंपनी संभल रही है। यह हमारी कंपनी को बहुत बड़ा मौका मिला है। हमको तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट जितनी अच्छे से अच्छी तरह से हम पूरा करें, हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बात सुना काशी बोली, कुंवरसा कौन है? तब विराज दूसरी फाइल खोलकर पढ़ते हुए बोला, अखंड प्रताप सिंह, जो कि रणविजय प्रताप सिंह के बड़े बेटे हैं। इनकी एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अर्थ प्रताप सिंह है। काशी रणविजय प्रताप सिंह का नाम सुनकर बोली, रणविजय प्रताप सिंह राजस्थान के हुकुमसा, जो कि बाबा के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं। यह सुनकर विराज जवाब देते हुए बोला, हाँ, रणविजय प्रताप सिंह जी के साथ राजासा का करीबन 15 प्रोजेक्ट किए, जो कि हमारी कंपनी को के साथ हुए और के साथ हमारी कंपनी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यह सुंदर काशी ने हमें सर हिलाया। एक कार के अंदर अखंड प्रताप सिंह, पार्थ प्रताप सिंह और ऋत्विक कार में बैठे हुए थे। तभी ऋत्विक ने कहा, सवे वैम्पायर गैंग हमारे उन शिफ्ट के पीछे पड़ा है जो कि इटली से स्पेन जा रहे थे। तभी अखंड प्रताप सिंह ने कहा, अगर शिप पर वैम्पायर ज्ञान का कोई भी आदमी चढ़ा तो वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। डैनी को ये बात कह दोगे, कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और जो कोई भी हमारे कान के बीच में आता है उसे जिंदा मत छोड़ना। वही राजावत कंपनी के गेट के अंदर एक कार अंदर में और उसमें ऋत्विक गेट खोलकर बाहर आया और जाकर कार का गेट खोलो, जिसमीन से अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह बाहर आए और वह सीधे ऑफिस के अंदर जाने लागे। वहीं अंदर आते हुए देखकर सारे कर्मचारी खली हो गए और दोनों ने किसी को नहीं देखा और अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गए। तब भी काशी के केबिन के बाहर दस्तक हुआ तो काशी ने कमिंग कहा तो एक कर्मचारी अंदर आकर खड़े होते हुए बोला, मैम। एम्प्लॉय की बात सुनकर काशी ने कहा, उन्हें हमारी ऑफिस में लाइए है। कर्मचारी काशी केबिन से बाहर गया और अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह और ऋत्विक बैठे हुए कर्मचारी रूम के अंदर आया और कहा, सर चलिए। वह सब कर्मचारी के पीछे काशी की केबिन ये बाहर पहुंचे केबिन के अंदर और तब काशी अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह अब काशी खादी हुई और अखंड और अर्थ के पास में और हाथ जोड़ी बोली, खम्मा घनी कुंवरसा, और बोले, हम काशी राजावत आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। तभी अखंड ने कहा, मैं अखंड प्रताप सिंह जिसके साथ आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अर्थ ने कहा, माए सेल्फ। अर्थ प्रताप सिंह और काशी ऑफिस में रखे हुए सोफे किस तरफ बैठने का इशारा किया तो अर्थ प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह जाकर सोफे पर बैठ गए। विराज में पूछा, कॉफी चाय लेना पसंद करेंगे? ऋत्विक ने जवाब देते हुए कहा, कॉफी। विरजना काशी के टेबल पर रखे हुए लैंडलाइन फोन पर कॉफी का ऑर्डर दिया और कुछ समय बुरा एक नौकरी एक ट्रे में कॉफी के मग काशी के ऑफिस बाहर लॉक किया तो काशी ने कमेंट कहा तो वह अंदर आया और टेबल पर ट्रे रखकर कप काशी और विराज कप देकर बाकी सारे कप कॉफी टेबल पर रखकर वहां पर रखकर चला गया। काशी बात शुरू करते हुए बोले, हमारी कंपनी के पास कुछ प्लान है। अगर के पास कोई प्लान है, अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अखंड प्रताप सिंह जो कि काशी को ही देख रहा था, उसने काफी की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी हमने कोई प्लान तो नहीं बनाया है, पहले आप अपना प्लान हम शेयर कीजिए। अगर वह प्लान हमें सही लगा तो हम लोग उसी प्लान पर काम करेंगे या
सुनाने के बाद काशी में विराज की तरफ देखते तो विराज ने अपने लैपटॉप को अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह के किया और विराट उन्हें प्लान समझाने लगा। समझेंगे लगा देख और काशी चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी। वही विराज जोगी प्लान साझा रहा था। अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह को प्लान पसंद आया और अखंड ने कहा हम इस प्लान में कुछ चेंज कर उस पर मिलने कर प्लांट पर वर्क करने को कहिए। सुनकर विराज में काशी की तरफ देखा और काशी ने हाँ में इशारा किया तो विराज ने हाँ कहा और अर्थ और अखंड प्रताप सिंह के साथ उस प्लान पर कुछ चेंज करने के लिए 3 घंटे तक मीटिंग करते रहे। आखिर में मीटिंग खत्म करने के बाद उन्होंने प्लान वाले प्लान में कुछ चेंज कर एक नया प्लान बनाया और उसी पर वर्क करने का सोचा। तभी अचानक काशी के केबिन का गेट खुला। सबने उधर देखा तो गेट पर रुद्राक्ष राजावत खड़ी थी और वह अंदर आते वक्त वह सिर्फ काशी को देखी और बोली दीदू चलो लंच करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये कहने के खराब वह विराज के बगल वाले चेयर पर बैठ गई और विराज को देखते हुए बोली विराज भाई साहब हमें पता चला है कि आपको राजकुमारी काशी राजावत का असिस्टेंट बनाया गया है। इस बात पर आप हमें कब पार्टी कब रहे हैं। ये कहने के बाद रुद्राक्षी को अपने ऊपर सबसे नाज़ें महसूस हुई तो वह काशी और विराज को की तरफ से नजरें हटाकर अपनी गर्दन घुमाकर पूरे कमरे देखा तो वहां पर रखे हुए सोफे पर 3 लोग बैठे हुए। ये देखकर रुद्राक्ष ने भोली सी फेस बनाई और काशी की तरफ देखने लगी। रुद्राक्षी में जब सबको देखा तो वह काशी को देखने लगी और क्यूट फेस बनाकर काशी को देखते हुए बोले सॉरी दीदू, लगता है मैंने आपकी मीटिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है, तभी सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। रुद्राक्षी का क्यूट फेस देखकर काशी ने कहा हमारी मीटिंग खत्म हो गई थी। या सुनकर रुद्राक्षी की बोली तब हम लोग लंच करते हैं। अखंड प्रताप सिंह अर्थ प्रताप सिंह और ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली अगर आप चाहे तो हमारे साथ लंच में शामिल हो सकते हैं। और सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप लोग अंदर होंगे, इसीलिए मैं वैसे ही आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ। या सुनकर अर्थ जो कि रुद्राक्षी को ही देख रहा था वह बोला कोई समस्या नहीं, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। तभी अखंड ने कहा हमें दूसरे मीटिंग में भी जाना है, इसलिए हम अब चलते हैं और फिर कभी हम आप सबके साथ लंच करेंगे। ये कहने के बाद अखंड प्रताप सिंह अर्थ प्रताप सिंह और ऋत्विक सोफे पर से खड़े हुए और काशी को देखते हुए बोले कल से हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, हमें आज कुछ जरूरी मीटिंग, इसलिए हम अब चलते हैं। और अर्थ प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह और ऋत्विक काशी के केबिन से बाहर गए। वही काशी के केबिन से बाहर आते ही केबिन के अंदर काशी ने कहा ये ऑफिस है ना कि घर, आपको कितनी बार हमने कहा है पहले गेट लॉक क्या कीजिए फिर परमिशन लेकर अंदर आए कीजिए। रुद्राक्षी ने क्यूट सा फेस बनाया और काशी के गले लगते हुए बोले सॉरी दीदू अब ऐसा नहीं होगा। और रुद्राक्षी बोले जल्दी करो मुझे बहुत भूख लगी है। वही केबिन से बाहर निकालकर अर्थ प्रताप सिंह ने ऋत्विक से पूछे ये कौन है, कहा। ऋत्विक को जवाब देते हुए बोला या रुद्राक्षी राजावत थी, जो कि काशी की मैम के परिवार में इकलौती यही बची है जिनसे काशी मैम बहुत प्यार करती है। सुनकर अर्थ ने हाँ में सर हिलाया और वह राजावत कंपनी से बाहर आए और कर में बैठक वहां से चले गए। उन्हें दूसरी जगह जाना था क्योंकि उन्हें मीटिंग हैंडल करनी थी, इसलिए वह ऑफिस गए और वहां से मीटिंग की फाइल लेकर एक मीटिंग के लिए अर्थ प्रताप सिंह और उसके साथ एक ऑफिस का कर्मचारी जाने वाला था। वे वहां से मीटिंग के लिए चला गया और अखंड सिंह और ऋत्विक दूसरी कार से मीटिंग में गए थे। वही अखंड प्रताप सिंह की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकी, जो कि बिल्डिंग पूरी तरह से व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करके बनाया गया था और खिड़की पर कांच लगे हुए और ब्लैक कलर से बड़े बड़े अक्षरों में एक कंपनी लिखा हुआ था, जो कि उस बिल्डिंग को बहुत अच्छा और तार के डिजाइन से बनाया गया था। ऊपर जिस बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में एक कंपनी के सारे बिल्डिंग एक ही जैसे ही थे, जो कि अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह का खुद की कंपनी थी, जो कि इसके कई सारे ब्रांच अदर कंट्रीज में। इसका मेन हेडक्वार्टर इंग्लैंड में। और जब अर्थ प्रताप सिंह और अखंड प्रताप सिंह इंडिया वापस आ गए थे, इसे जानने है कि वह इंडिया में भी उसका एक ब्रांच तैयार हो चुका था। उसी कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए एक कंपनी में आया हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह बनारस गया हुआ था, उसे कोई मीटिंग्स नहीं अटेंड की थी। यहाँ काफी सारी मीटिंग्स पेंटिंग पड़ी थी। कुछ मीटिंग्स अखंड प्रताप सिंह ऑनलाइन भी कर ली थी, लेकिन कुछ मीटिंग ब्रांच पर आकार यहाँ पर करना था। कंपनी के बाहर अखंड प्रताप सिंह की कार आकार रुकी और जल्दी से
ऋत्विक आकर गेट खोला और अखंड प्रताप सिंह कार से बाहर कंपनी के अंदर जाने लगा तो सारे कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अखंड प्रताप सिंह सबको इग्नोर करते। अखंड प्रताप सिंह ओके ऋत्विक की बात सुन रहा। ऋत्विक अखंड से कह रहा था कि सर आपका इंतजार मिस्टर मित्तल कर रहे, वे मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, मैं मुंबई से आए हुए हैं। और अखंड प्रताप सिंह मीटिंग रूम के अंदर गया तो वही एक चेयर पर मिस्टर मित्तल और उनका असिस्टेंट बैठे हुए था और ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो कि मीटिंग रूम में बैठे हुए। जब इन्होंने देखा कि अखंड प्रताप सिंह मीटिंग रूम में एंटर हुआ तो वह सब खड़े हो गए। अखंड प्रताप सिंह आया और हेड चेयर की तरफ गया जिसके बगल में ही मिस्टर मित्तल में खड़े थे। अखंड ने मिस्टर मित्तल के साथ हाथ मिलाया और हेड चेयर पर बैठक गया और उसका इशारा किया तो सारे कर्मचारी को अपनी अपनी जगह पर बैठक गए। अखंड ने मीटिंग स्टार्ट करने को कहा तो एक कर्मचारी सामने प्रोजेक्टर के लाइट ऑन हुए और कमरे की लाइट बैंड कर दी गई। अच्छे से अपने प्लान और प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। 1 घंटे के बाद लाइट जलाया हुआ और प्रोजेक्टर बंद हुआ। पूरी मीटिंग हॉल में शांति थी। तभी अखंड प्रताप सिंह की आवाज सुनाई दी, मिस्टर मित्तल आप कंपनी के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट टाइम कर लीजिए। मिस्टर मित्तल ने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, हम प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही वही मॉडल का मॉल मुंबई और कर्नाटक गोवा आप हमने अपने होटल के लिए लैंड तो है, बस हम होटल मॉडल तैयार करने वाला चाहिए था जो कि हमें यह मॉडल बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि सारे मॉडल आपकी कंपनी को दिए जाएं। तभी मिस्टर मित्तल ने कहा हमने सुना है कि आपके 5 बड़े बड़े होटल आपकी खुद के हैं। ये बात को सुनकर अखंड इग्नोर किया और एक ऑफिस वर्कर को देखते हुए कहा मिस्टर मित्तल से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेना और उसकी कॉपी लेना, मुझे ईमेल कर देना। और यह कहने के बाद मिस्टर मित्तल से कहा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी मीटिंग अटेंड करनी है। और वहीं वह मीटिंग हॉल से बाहर आया और उसके पीछे ऋत्विक भी बाहर आया और वह सीईओ केबिन में जाने के लिए लिफ्ट के अंदर चला गया। उस लिफ्ट में सिर्फ अखंड प्रताप सिंह, अर्थ प्रताप सिंह और ऋतिक ही यूज करते है। लिफ्ट जाकर सीधे सीईओ केबिन के बाहरों गई और अखंड प्रताप सिंह प्राइवेट लिफ्ट से बाहर निकले, सीईओ केबिन के अंदर चले गए। वहां केबिन बहुत बड़ा और वह केबिन पूरी तरह सफेद रंग का था। बीच में रखा टेबल ओके सफेद रंग के मार्बल से बनाया गया था, वह राउंड शेप में था। केबिन में सफेद रंग के लिए सोफे और कुछ ग्रीन प्लांट लगे हुए जो कि केबिन को अलग ही लुक दे रहे थे। और अखंड प्रताप सिंह के केबिन में गया और जाकर हेड चेयरमैन बैठे ऋत्विक ने कहा सर आपकी 2 ऑनलाइन मीटिंग है, एक मिस्टर जॉन के साथ और एक मिस्टर मार्टिन के साथ। मिस्टर जॉन के साथ 5 मिनट बेड मीटिंग है, 1 घंटा बेड मिस्टर मार्टिन के साथ है। अखंड ने पहली मीटिंग मिस्टर जॉन के साथ की जो भी करीबन 45 मिनट तक चली और दूसरी मीटिंग मिस्टर मार्टिन के साथ करने लगा। मीटिंग खत्म होने के बाद ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहा सारे मैनेजर हेड एम्प्लॉइज की मीटिंग रखो, मुझे कुछ बताना है और समझ भी है। ऋत्विक बाहर चला गया और उसके सिर्फ एक मैनेजर हेड एम्प्लॉय से कहा कि 15 मिनट के भीतर सब मीटिंग रूम में हो और सबसे कह दो कि सीईओ का ऑर्डर है। टाइगर स्टोनहार्ट आई एम एडिक्टेड स्टोन, ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर आपको करनी है तो आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। टाइगर स्टोन हाउ आई एम एडिक्टेड, दिस स्टोरीज बेस्ड ऑन सिगरेट एजेंट। कुछ समय बाद मीटिंग रूम में सारे कर्मचारी एक कंपनी के वहां पर प्रेजेंट और वहां पर काफी चहल पहल थी। कर्मचारी एक दूसरे से बात कर रहे। जब उन सब ने बाहर जूतों की तक तक आवाज सुनी तो वह सब शाम को है प्यो। मीटिंग रूम में शांति छा गए और अखंड प्रताप सिंह और ऋतिक मीटिंग रूम में एंटर हुए। क्या मेरी 2 मेन एंटर हुआ तो सारे कर्मचारी खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, विश किया। अखंड हेड चेयर पर बैठ गया, उससे हाथ से सारा किया तो सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए। प्यो ऑफिस रूम में अखंड प्रताप सिंह की ठंडी आवाज सुनाई दी। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में यह मेरा पहला ब्रांच है, मुझे अपने काम में गलतियां बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपने कर्मचारियों से यह उम्मीद रखूंगा कि वह हमेशा वफादार रहेंगे, वरना मैं खुद जानता हूं कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ये सुनकर जो नए कर्मचारी यूज थोड़ा डर गए। अखंड प्रताप सिंह ने कहा आप सब जनता ही होंगे कि अगर ऑफिस की छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी बात भी ऑफिस से बाहर गई तो अगर हमें पता चला वह कम किसने किया है तो यूज भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सारे ऑफिस वर्कर अपना सर हमें हिलाया और तभी अखंड ने कहा मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग कंपनी की मुख्य
वफादारी से अपना काम करेंगे, मुझे कर्मचारी की फिक्र है, हम आपको इतना भुगतान करते हैं कि इतनी जल्दी सैलरी कोई और कंपनी आपको भी नहीं करनी होगी, इसी से हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ पूरी तरह वफादार रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कर्मचारी अपने मन से और वफादारी सी कंपनी में काम कर का कंपनी यह अपनी कंपनी का और कामयाबी पर लेकर जाएं। ये कहने के बुरा अखंड प्रताप सिंह खड़ा हुआ और मीटिंग कमरे से बाहर चला गया। वही मीटिंग में कर्मचारी धीरे धीरे एक करके बाहर निकले और अपना अपना काम करने अपने टेबल के पास चले गए। अखंड प्रताप सिंह अपने केबिन में आया और ऑफिस का सारा मीटिंग और सारे पेंटिंग काम पूरा किया। जल्दी काम कर सारे काम को खत्म चाहिए का कोशिश कर रहा था। अभी ऋतिक अखंड प्रताप सिंह के पास आया और बोला, सर वर्ल्ड माफिया की मीटिंग चल रही है, वे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी मीटिंग में शामिल हो जाए। अखंड प्रताप सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और ऋतिक ने उसे एक माफ कर दिया तो उसने फेस मास्क पहन लिया और लैपटॉप लेकर मीटिंग ज्वाइन कर लिया। वही इस वक्त मीटिंग में लगभग 7 लोग ही ज्वाइन किए थे, क्योंकि उस मीटिंग में माफिया के बहुत इम्पोर्टेंट लोग ही थे। उन लोगों के बीच में कुछ बातें हुई, अखंड ने कुछ कहा तो सबने उस बात पर हामी भरी। करीबन 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गया। अखंड ने लैपटॉप बंद और अपना सर चेयर पर टिका दिया। तभी ऋत्विक 2 कप में कॉफी लेकर आया और एक कप अखा को दिया और दूसरा कप ऋत्विक खुद लेकर पीने लगा। कॉफी पीने के बाद अखंड ने अपने सर को हिलाया और अपने हाथों को स्ट्रेच किया। इसके बाद वह फिर से लैपटॉप लेकर अपना ऑफिस वर्क करने लगा। करीबन 3 घंटे बाद अखंड ने अपना सारा पेंटिंग वर्क कंप्लीट किया और अपना सर चेयर से टिका दिया। अखंड प्रताप सिंह चर्चे खड़ा हुआ और अपना लैपटॉप एक बैग में रखा और वसीयू केबिन से बाहर आ गया। इस वक्त कंपनी खाली थी और सिर्फ अखंड और ऋत्विक है। वह पर्सनल लिफ्ट नीचे आए और अखंड और ऋत्विक पार्किंग में गए और अपनी कार में जाकर बैठ गए। वहीं इस वक्त ऋत्विक कार ड्राइव कर रहा था। ऋत्विक ने कार को प्रताप महल की तरफ घुमा लिया। तभी ऋत्विक ने कार का रेडियो ऑन कर दिया। उस पर इस वक्त एक सॉन्ग प्ले हो रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वल्ले 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 वल्ले, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता है। शर्म को हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना। ओ चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता है। शर्म को हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, होए होए ओ होए होए वल्ले 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 वल्ले, तेरी अदा भी है झोंके वाली छू के गुजर जाने दे, तेरी लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे, आजा बाहों में करके बहाना होना है तुझ में फना। ओ चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बताइए ये, शर्म को हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, पाया पाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी तुम, धकने जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम, हमको आता नहीं है छुपाना होना है तुझ में फना, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बताइए ये, शर्म को हया पे पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में फना फना, होए होए ओ होए होए। ये सॉन्ग सुनकर जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने काशी का चेहरा आ गया, उसकी फेस हल्की सी स्माइल आ गई। वही कुछ समय बाद अखंड की कार प्रताप महल के पार्किंग में अखंड की कराटे रुकी तो ऋत्विक बाहर आया और खंड का गेट खोला तो अखंड अपना बैग लेते हुए अंदर चला गया। वहां ऋत्विक भी अंदर महल में चला गया। वही हाल है अखंड का इंतजार कर रहे रणविजय प्रताप सिंह ने जब अखंड को इतनी रात को आते हुए देखा तो उन्हें अखंड से कहा, अखंड आप थोड़ी जल्दी या माहिल आइन कीजिए। अखंड प्रताप सिंह ने रणविजय प्रताप सिंह से पूछा, बाबा साहब ने खाना खाया, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कोशिश किया कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना काम खत्म कर ले। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, आप कमरे में चाहते हैं हम आपके लिए डिनर भिजवाते हैं। अखंड सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चला गया। प्रताप सिंह ने नौकर से कहा कि वह अखंड के रूप में डिनर लेकर जाए। अखंड वॉशरूम से फ्रेश होकर आया तो उससे अपने टैब से अपनी बॉडी को ऊपर पानी को पूछा और सोने पर टावर रख दिया। सोफे पर बैठा और अपना डिनर करने लगा। कर जाकर अपने बेड पर लेट गया। वही हमने सिर्फ ट्राउजर और स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी, उसी में से उसकी मजबूत बाजू दिखाई दे रही थी। वही उसके बाजू पर बैंड का
टैटू बना हुआ था जो देखने में बहुत ही अलग लुक दे रहा था। बिस्तर पर लेटन की कुछ समय बाद ही इस्तेमाल नींद गई और वह सो गए। सुबह का वक्त राजावत महल में सिर्फ वक्त 4 लोग बैठे हुए वही डाइनिंग टेबल पर सांभर सिंह, काशी राजावत, विराज सिंह और तृप्ति बैठे हुए हैं और वे सब रुद्राक्षी का इंतजार कर रहे हैं जो कि सीढ़ियों से उतर रही थी। सब टेबल पर बैठे और नाश्ता शुरू किया। सबने नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकले गए। वही राजावत महल में 4 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठक में लंच कर रहे हैं। वहां रणविजय प्रताप सिंह जो हेड चेयर पर बैठे। इन्होंने देखा कि अर्थ, अखंड और ऋत्विक का नाश्ता खत्म हो गया है। तीनों उठा रणविजय प्रताप सिंह के पास आए और उनके पास जाकर उनके पैर छुए कर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। वही कुछ अलग पहले रणविजय प्रताप सिंह का तबीयत खराब था, इसलिए वह सब इंडिया आए, वरना उनका कोई प्लान नहीं था। वही अब रणविजय प्रताप सिंह अब महल में रहकर बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए को सोच रहे हैं कि वह फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले। वही राजावत कंपनी के बाहर अखंड की कार करती ऋतिक और अखंड कार से बाहर आए और वे राजावत कंपनी चले गए। अखंड को देखकर सारे कर्मचारी खड़े हो गए। अखंड बिना कहीं रुके सीधा काशी की बाहर जाकर रुका और उसने गेट लॉक किया तो अंदर से काशी के कमिंग कहने पर की आवाज सुनाई थी। उसके कहने पर सब अंदर गए। काशी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अखंड और ऋत्विक को बैठने का इशारा किया। ये सब सोफे पर जकार बैठक गई। काशी ने कहा, आप कुछ लेना पसंद करेंगे या? सुनकर ऋत्विक ने कॉफी के लिए कह दिया। आज अर्थ प्रताप सिंह नहीं आया था क्योंकि ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी थी। काशी ने विराज को इशारा किया तो विराज ने लैंडलाइन फोन पर कॉफी का ऑर्डर दिया। कुछ समय बाद उनकी पास कप में कॉफी रखा हुआ था। अभी कॉफी पीते हुए चर्चा कर रहे थे, लेकिन काशी को कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि कल उसे इग्नोर कर दिया था कि अखंड, जिसकी नजरें सिर्फ काशी के ऊपर होती थी, बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी। जब वह अखंड की तरफ देखता तो अखंड अपने नजरें फाइल में कर लेता और वह काशी परेशान हो चुकी। वही काशी की यह हालत देखकर अखंड प्रताप सिंह अपनी हंसी दबने की कोशिश करता था। काशी ने सोचा किया उसके मन का वहम है, उसे इग्नोर कर दिया। 4 दिन बाद आज जब अखंड ऑफिस से हवेली जाने वाला था तब उसका काशी की तरफ देखते हुए कहा, कल हमारा राज्य अभिषेक है। हम आपको और सबको, आपके परिवार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम आपसे मिलकर कि आप जरूर आएंगे। आप सभी हमारे राज्य अभिषेक में जरूर आएगा। काशी ने हाँ कहा। अखंड और ऋत्विक महल चले गए। वही 4 दिनों में काशी को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती थी, लेकिन अब काशी को आदत हो चुकी थी, आदत सी हो चुकी थी। रात के वक्त राजावत महल की पार्किंग में सबकी कार आकार की तो काशी राजावत, रुद्राक्षी राजावत, तृप्ति, विराज बाहर आए। वही आज विशंभर सिंह पहले के घर एक राजावत महल आ चुके थे क्योंकि वह मीटिंग के काम के कारण जब उनका मीटिंग जल्दी खत्म हो गया तो उनका काम पहले ही खत्म हो गया था और वह घर वापस आ चुके थे। सब महल के अंदर गए और अपने अपने रूम में जाकर चेंज कर घर आकर डाइनिंग हॉल में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वही है वक्त खाने की मेज पर सब लोग बैठे हुए हैं। तभी खाने की मेज पर काशी राजावत की आवाज सुनाई दी, कल हम सबको प्रताप हवेली जाना है। वहां पर अखंड प्रताप सिंह का कल राज अभिषेक होने वाला है। उनको हमने और आप सबको आमंत्रण किया है, तो कल जितना जल्दी हो सके सब लोग अपना काम खत्म करके कोशिश करेंगे कि वहां पर जल्दी पहुंचे जाएं। काशी ने दीपाली सिंह की तरफ देखा तो दीपाली सिंह ने कहा, हम तैयार करवा लेंगे। तभी काशी रुद्राक्षी तृप्ति को देखते हुए कहा, बोले कल आप सबको राजस्थानी ट्रेडिशन में तैयार होना है या? सुनकर रुद्राक्षी बोलने वाली थी, तभी तृप्ति ने हाँ में से लेकर रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा लिया। रुद्राक्षी चुप हो गया। सब अपना डिनर खत्म किया और वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। वही दूसरी तरफ प्रताप महल में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठक अपना डिनर कर रहे थे। अभी रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड प्रताप सिंह से कहा, कल का आपका ड्रेस कल सुबह आपके कमरे में पहुंच दिया जाएगा। और अर्थ को देखते हुए कहा, आपका भी ड्रेस कल सुबह आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। रणविजय प्रताप सिंह अखंड और अर्थ को देखते हुए बोलो, सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। बिना पास या बिना आमंत्रण कोई भी इंसान अंदर महल के अंदर नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि गार्ड के अलावा किसी के पास भी कोई हथियार न हो। और हवेली में हमने आज सुबह ही सारे हथियार मांगवा लिए हैं। अखंड और अर्थ को देखते हुए बोले, आप दोनों कुछ भी हो जाए अपने अपने गन को छुपा कर रखेंगे और बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहन लीजिएगा। हमें लगता है कि जरूर हमला होगा क्योंकि हमें पता चलता है कि काफी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि
राज अभिषेक रुक जाए और कोशिश ये कीजिएगा कि राज अभिषेक के बाद ही आप डॉन में से कोई भी हवेली के बाहर निकले। ये सुनकर अर्थ प्रताप सिंह और अखंड प्रताप सिंह दोनों ने हाँ में सिर्फ हिलाया और अर्थ ने कहा, बाबा हमने सिक्योरिटी का इंतजार कर लिया है, सिक्योरिटी बहुत टाइट राखी हुई है, आप ज्यादा परेशान मत हों। राज अभिषेक तक तो हम कह सकते हैं कि हम पर कुछ नहीं होगा और राज अभिषेक होने के बाद से हम पर से खतरा हट जाएगा, इसके खराब कोई हम पर हमला नहीं कर सकते। अगली सुबह अभी सुबह प्रताप महल के अंदर बहुत अच्छी लगी। वहां पर सभी नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए वही रणविजय प्रताप सिंह ने एक नौकर को अपने कमरे में बुलाया और बिस्तर पर रखे हुए थल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये था यह वाली अखंड के कमरे में रख कर आओ, और दूसरी दाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये था अर्थ के कमरे में रख देना। नौकरी ने हमेशा हिलाया और वहां से चला गया। वही इस वक्त हवेली के जो रोज के नौकर वही सिर्फ हवेली के अंदर और किसी को अंदर की अदर आने की इजाजत नहीं थी, और जो नौकरी बाहर से आ रहे थे उनके अच्छे से चेकिंग की जा रही थी और सामानों की रीचेकिंग की जा रही थी। वहां पर कोई भी बाहर का आदमी का आना इजाजत नहीं है। वही प्रताप हवेली में किसी नौकर के हाथ में फूलों की टोकरी थी तो किसी के हाथ में सामान तो किसी के हाथ में रोरी की ढाल थी। वहीं गार्डन को सब बहुत अच्छी तरीके से जया गया था, कहीं पिलक को गो फूलों से सजाया गया था। गार्डन के बीचों बीच में फव्वारा था, उसमें पूरी तरह गुलाब के फूलों का इस्तेमाल प्रति टायर रहे। वही सब ना अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहां पर अभी सजावट का काम चल रहा था, लेकिन अभी भी वह बहुत अच्छा लुक दे रहा था। आधा से ज्यादा सजावट का काम खत्म हो चुका था, अभी में गेट को सजने का काम चल रहा था। वही गार्डन के एक तरफ रंग बिरंगे दुपट्टे से एक घेरादार बनाया गया था, जो कि देखने में किसी मंडप की तरह लग रहा था। उसकी आसपास सारे पूजा की सामान रखे गए थे और महल को पूरी तरह से सुरक्षा गार्ड में घिरा हुआ था। वही प्रताप महल की इस कमरे में, जो कि अखंड प्रताप सिंह के कमरे में वक्त खाली था, लेकिन वॉशरूम में से शॉवर से पानी गिरने की आवाज एक रही थी। कुछ समय बाद अखंड प्रताप सिंह बाहर आया। उसे एक टावल अपने कमर के नीचे पहना हुआ था और का ऊपर का पार्ट नेकेड था, जिसके कारण उसके मस्कुलर बॉडी और उसके एब्स पूरी तरह नजर आ रहे थी। वही अखंड की नजर टेबल पर रखे हुए एक बड़े से थाल के ऊपर गई तो वह आया और कर थाल ऊपर से कपड़ा उतारा तो उसके अंदर से एक पीले रंग का कुर्ता और उसका पूरा सेट था। उसके अंदर पगड़ी और गले में पहनने के लिए माला थी। वही जब वह टर्न हुआ तो उसके पीठ पर शेर का टैटू बना हुआ था, जिसमें शेर के सर पर ताज था। अखंड प्रताप सिंह ने चेंज किया और वह तैयार होकर फोन लेकर बालकनी में चला गया। बालकनी में जाने के बाद किसी को फोन लगा तो 2 बेल पर है, फोन उठा लिया गया था। उधर से जवाब आया, कुंवर से तैयार हो चुकी है या सुन। उसके चेहरे पर मुस्कान एक गया, उसका फोन काटा और कुछ समय वह बालकनी से बाहर निकला गया। वही हॉल में अर्थ प्रताप सिंह और रणविजय प्रताप सिंह के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा। वही आज सबके लाइट ग्रे कलर का कुर्ता और उसका पूरा सेट पहनना हुआ था, उसके साथ पगड़ी भी पहला हुआ था। अखंड प्रताप सिंह हॉल में आया और वह रणविजय प्रताप सिंह की तरफ बढ़ा और रणविजय प्रताप सिंह झुककर पांव छूकर रणविजय प्रताप सिंह का आशीर्वाद दिया। आप हमेशा खुश रहे और आप कामयाब हो। तभी अर्थ ने कहा, भाई तब खुश होंगे जब उनकी शादी काशी भाभी के साथ हो जाएगी, और यही है बात कामयाबी की, तो कामयाबी भाई के पीछा नहीं छोड़ता है। ये सुनकर रणविजय प्रताप के फेस पर स्माइल आ गए। अर्थ प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह को देखते हुए बोला, भाई आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, लगता है आज कयामत आएगी। ना जाने कितने लोग आपकी खूबसूरती पर आज मर मिटेंगे, लेकिन आप जिस पर मरते हैं वह आप पर नहीं मरती। यह सुनकर अखंड अर्थ को घूरने लगा, एक नजर अर्थ को देखा और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। अर्थ प्रताप सिंह और रणविजय प्रताप सिंह बाहर की तरफ आया। वही बाहर गार्डन में ही ऋत्विक नजर आ गया, जो कि इस वक्त गार्डन का सारा काम करवा चुका था और धीरे धीरे सारे गेस्ट महल में आ रहे थे। और ऋत्विक ने सारे गार्ड्स को एक बार इशारा किया और वहां से अखंड की तरफ गया। तब भी अखंड ने ऋत्विक से पूछा, वह कब तक आएंगे। अखंड जवाब देते हुए कहा, हमें पता चला है कि वह अपने और हमारे आदमियों के साथ 1 घंटे पहले ही निकल चुके हैं। 1 घंटों में वह पहुंच जाएंगे। राज्याभिषेक होने से पहले वह महल में होंगे। पृथ्वी के बाद सुनकर अखंड ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ जहां पर सभी गेस्ट से रणविजय प्रताप सिंह मिल रहे थे, तरफ अखंड 2 जकार सभी गेस्ट से मिलाने लगा।
वहीं दूसरी तरफ राजावत महल में इस वक्त सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे, लेकिन काशी वहां पर नहीं थी, क्योंकि काशी इस वक्त अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कुछ समय बाद काशी अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से हॉल की तरफ आने लोग हॉल में सबको वीडियो जो फाइल की आवाज सुनाई दी तो सबने अपना सर उठाया तो उन्होंने देखा कि अपना सर उठा सीढ़ियों पर से काशी नीचे आ रही थी। इस वक्त सबकी नजरें काशी के ऊपर थी। कभी काकी ने पूछा, मैं अच्छी नहीं लग रही हो क्या? आप सब मुझे ऐसे देख रहे हो? अभी रुद्राक्ष जो कि काशी को देख रही थी, रुद्राक्षी ने कहा, दीदू अगर मैं लड़का होता तो पक्का आज मैं आपसे शादी करने लोका या आपको भगा लेती। यह बात सुनकर के सभी लोग रुद्राक्षी को घूमने लगे। तभी सबकी जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। तभी रुद्राक्षी ने कहा, दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या ड्रेस देखने में लग रहा है जैसे कि राजस्थानी ड्रेस आपके लिए ही बनाया गया हो। वही काशी ने आज येलो कलर का राजस्थानी लहंगा पहनना हुआ था, राजस्थानी मांग टीका पहनना था, हर और इयररिंग्स और नाक में नाथ पाने हुए आज वह पूरी तरह राजकुमारी की तरह तैयार हुई थी। वही जब वह चल रही थी तो उसके पाँव में पहली पायल से छन छन की आवाज आ रही थी। वही काशी के नीचे आने के बाद दीपाली सिंह ने काशी, रुद्राक्षी और तृप्ति को एक साथ सामने खड़ा किया और नौकर को इशारा किया तो एक नौकर एक प्लेट में सूखा लाल मिर्च लाया। दीपाली सिंह ने हाथों में लाल मिर्च ली और पहले काशी की नजर उतारी और इसके बाद रुद्राक्ष की नजर उतारे, फिर उन्हें तृप्ति की नजर उतारकर अलग अलग प्लेट में मिर्ची रख दी। दीपाली सिंह ने नौकर को वहां से जाने का इशारे का किया। इसके बाद उनके नजर उतारी हुई मिर्ची होगी प्लेट लेकर चले गई। दीपाली जी ने सबको देखा, हमारी बच्चेचियां किसी की नजर ना लगे। तभी विराट ने कहा, हमें लगता है कि आज हम सबको लेट हो जाएगा। विकास की बात सुनकर सब जाकर कार में बैठक गई। दीपाली सिंह ने नौकरों को इशारा किया और सारे नौकरों ने मिलकर सारे थन कार में रखने का डलवा दिए। नौकर ने सारा सामान लेकर कार में रखा और वही सबकी कार प्रताप हवेली के लिए प्रजापत महल से निकल गई। 35 मिनट का बाद जाकर उनकी कार प्रताप हवेली के बाहर धीरे धीरे सब कार से निकले वे अंदर की तरफ बढ़ने लगी। अभी वहां से ऋत्विक जा रहा था, सबको देखा तो जब गेट पर आए तो वहां ऋतिक ने नौकरों को इशारा किया तो काशी राजावत, रुद्राक्षी राजावत, विराज सिंह, तृप्ति, विशंभर सिंह और दीपाली सिंह अंदर चले गए। वही गार्डन में खड़े अखंड प्रताप सिंह जोगी बात करने में बिजी था। उसकी नजर जब गेट से अंदर आते हुए काशी की तरफ गए तो वही उधर ही देखने लगा। काशी राजस्थानी लहंगे के साथ सर पर राजस्थानी मांग टीका और हर इयररिंग्स, उसके नाक में पाना हुआ नाथ जोगी उसकी लिफ्ट से बार बार टच हो रहा था। वही उसकी कमर में हुआ पताली सी कमरबंद देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि राजस्थानी ड्रेस सिर्फ उसके लिए ही बनाया गया है। वही उसकी बागल में खड़ा हुए अर्थ प्रताप सिंह ने अखंड प्रताप सिंह के कान के पास जाकर बोला, काशी भाभी अच्छी लग रही है। अखंड प्रताप सिंह जोगी कार्य को देखने में बिजी था, उसे हाँ मैं सर हिलाया आया तो ये देखकर अर्थ प्रताप सिंह अखंड के कान में कहा, भाई आप काशी भाभी को ऐसे मत देखो, सब कोई आपको ही देख रहा है और सब गलत मतलब निकाल रहे हैं। ये सुनकर अखंड ने सुना तो अखंड अर्थ को घूरने लगा। तभी अर्थ बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, आप जरा पीछे देखो, पीछे 5-6 लड़कियां आपको कैसी भाभी को घूरते हुए ही देख रही हैं। ये कहने के बाद अर्थ ले भोली सा चेहरा बनाया लिया। अखंड ने अपनी नजरें हटाए और जहां पर काशी आ रही थी वहां काशी की तरफ बढ़ गया। अखंड काशी के पास गया और काशी ने अपनी हाथ जोड़ने और प्रयोग प्रणाम किया, वह भी फिर अखंड को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अखंड में काशी के साथ आए हुए सबको प्रणाम किया और वह अंदर बढ़ाने लगे। अखंड उन्हें रणविजय प्रताप सिंह के पास लेकर आया तो काशी, रुद्राक्षी, विराज और तृप्ति रणविजय प्रताप सिंह के एक एक कर पांव छूकर विजय प्रताप सिंह का आशीर्वाद लिया और रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारी राजकुमारी को? और रणविजय प्रताप सिंह ने पीछे देखा तो वहां पर विशंभर सिंह और दीपाली सिंह खड़े थे। जो विशंभर सिंह और दीपाली सिंह रणविजय प्रताप सिंह के पास गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, खम्मा घानी हुकुम सा। विशंभर सिंह और रणविजय प्रताप कुछ बातें करने लगे। कुछ समय खराब पंडित जी की आवाज सुने थी, हुकुम सा मुहूर्त का समय। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड को कहा, बेटा चली है, लेकिन अखंड ने मन कर दिया और कहा, बाबा साहब बस 5 मिनट। वह कुछ समय व्यतीत करने लगे। इसके बाद गेट के बाहर ऋत्विक जकार खड़ा हो गया। 8-9 गाड़ियां आकर रुके और सारी गाड़ियां गेट के बाहर रुक गई है। गाड़ी में से बॉडीगार्ड निकले जिन्होंने
ब्लैक शर्ट पहनना हुआ था, वही उनके ब्लैक शर्ट के पॉकेट की जगह पर शेर का निशान बना हुआ था और कुछ के शर्ट की पॉकेट पर ईगल बना हुआ था। वह देखकर विशंभर सिंह, काशी, रुद्राक्षी, विराज और दीपाली सिंह शौक में खादी थी, क्योंकि सिर्फ राजावत परिवार के गार्ड ही को इजाजत थी कि वह शर्ट की पॉकेट पर ईगल का निशान बना हुआ था। कुछ समय खराब बाद सारे गार्ड धीरे धीरे एक तरफ होने लगे। गार्ड के बीच में से राजवंत राजावत सामने आ रहे थे। वही राजवंत राजावत आते हुए देखे सब शौक हो चुकी थी। तभी अखंड प्रताप सिंह उनके पास गया और उनके पाँव छुआ तो उन्हें अखंड प्रताप सिंह को कंधे से पकड़कर अपने गले लगा हुए बोले कि आपकी जगह यहाँ पर नहीं, हमारे दिल के पास है। वह अखंड के साथ अंदर आने लगे। राजवंत आए और काशी के पास गई। काशी जो कि शौक में थी राजवंत राजावत को जिंदा देखकर राजवंश राजवत उसके पास गए तो वह काशी उनके गले से लगकर रोने लगी और वह आई मिस यू बाबा। उसकी यह बात सुनो राजवंत राजावत ने काशी की सर पर हाथ रखकर उसके सर को सहलाने लगे। जैसे काशी कुछ समय बाद शांत हुई तो बोली, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हमने आपको कितना मिस किया आपको पता है। काशी की बात सुनकर उनको काशी को शांत करते हुए कहा, कूल डाउन प्रिंसेस, आप इतना परेशान मत हो, हम आपको सब बताएंगे, पहले आप महल चलेगी। इन्होंने रुद्राक्षी की तरफ देखाकर अपनी पाहे बोलती, तब रुद्राक्षी उनके गले जाकर लग गई। रुद्राक्ष की बली बोले, आई मिस यू बड़े बाबा सा, आई मिस यू। और वह उनसे दूर हुई, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने यह बात हमसे छुपाई। राजवंश राजावत ने रुद्राक्षी से कहा, शांत हो जाए लिटिल प्रिंसेस, देखे रोने की वजह से आपके नाक और आपका फेस कितना लाल हो चुका है। राजवंशी राजावत की बात सुन कर रुद्राक्षी हंसने लगी और रुद्राक्षी ने उनके दोनों कलर को सीधा करते हुए कहा, आप मेरे बड़े बाबा सा, आज भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान एक गई। राजवंश राजावत विशंभर सिंह के पास गए और उनसे कहा, आपसे हम जैसा उम्मीद था आपने उससे बढ़कर हमारे लिए वफादारी से कम किया, इसलिए हम आपको अपना छोटे भाई के जैसा मानते हैं। और राजवंत राजावत ने विशंभर सिंह को गले लगा लिया। विशंभर सिंह राजवंत राजावत दीपाली सिंह के पास गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हमारे ना रहने पर आपने महल को घर बनाने वाली सिर्फ आप है जिसे ऐसा किया है। विराज के पास आए और उन्हें विराज को गले लगाते हुए कहा, कैसा है मेरा शेर, ने गले लगे हुए कहा, पता है काशी दीदी और रुद्राक्षी आपको कितना मिस करती थी, आपके जाने के बाद कितनी मुश्किल से हमने उन्हें संभाला था। तभी पंडित जी की आवाज सुनाई दी, हुकुम सा, मुहूर्त का समय बीत रहा है, जल्दी कीजिए। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड को देखते तो अखंड ने अपने पास के सारे हथियार निकलकर वही उसके सामने एक आदमी थाल लेकर खड़ा था, इतने सारे हथियार उसमें रख दिया। अखंड के हथियार रखने के बाद अर्थ आया और वह भी अपने सारे हथियार को निकाल कर सामने थाल में रख दिया। रणविजय प्रताप सिंह के पास जितने भी हथियार से उन्होंने थाल में रख दिया और नौकर थाल लेकर महल के अंदर रखने को कहा। रणविजय प्रताप सिंह ने राजवंत राजावत को देखते हुए कहा, आप काशी, रुद्राक्षी और विराज आकार पूजा में बैठी है। तभी राजवंत राजावत ने अपने कुर्ते के पीछे से गन निकला और एक थाल में रख दिया और राजवंत राजावत में विराज को देखते हुए कहा, आपके पास अगर कोई भी तरह का हथियार है तो आप उसे यहाँ पर थाल में रख सकते हैं। तभी विराज आला झुकाकर अपने जूतों ब्लॉक में नाइस और अपने गले में पहना हुआ लॉकेट को निकालने, जो कि करीबन देखने में एक में ब्लेड जैसा था, जो देखने में तो खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर का लोहे का कवर हटा तो वह बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर वह किसी इंसान के हाथ पर हल्का सा भी टच हो जाता तो वह उधर का पूरा हिस्सा कट जाता। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, इस पूजा में कोई भी बीच में से नहीं उठेगा और यह पूजा करीबन 6 घंटे तक चलेगी और पूजा में से किसी को उठाना नहीं है जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती। काशी, रुद्राक्षी, अखंड, अर्थ, विराज, रणविजय प्रताप सिंह, राजवंत राजावत जाकर बैठ गए। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, काशी बेटा, आप जाकर जहां पर अखंड बैठा है आप जाकर उनके बगल में बैठ जाइए। सुनकर काशी ने राजवंत राजावत को देखा तो राजवंत राजावत ने काशी को इशारा किया कि वह जाकर अखंड के बगल में बैठ जाए। तब जाकर अखंड के बगल में काशी बैठ गई। देखकर सभी लोग के बीच में बात होने लगी। तभी करीबन 20-25 बॉडीगार्ड ने पूजा होने वाली जगह को पूरी तरह से छीन लिया था। क्या देखकर काशी और रुद्राक्षी को कुछ अजीब सा लगा। वही उसी वक्त महल के आसपास करीबन 14 से 15 गाड़ियां आकर रुकी और उनमें
से बॉडीगार्ड निकले और सब ने अपनी जगह संभल ले। वह सब गेट के आसपास खड़े हो गए और मेन गेट को बंद कर दिया गया। बहुत बड़ा ताला लगा दिया गया। काशी के अखंड के बगल में बैठने के बाद पंडित जी ने रणविजय प्रताप सिंह की तरफ देखा तो रणविजय प्रताप सिंह ने कहा पूजा शुरू करने का इशारा किया तो पंडित जी ने पहले शंख बजाकर पूजा शुरू करवाएं। पहले उन्हें 2-3 फूल अखंड और काशी के हाथ मैंने लेने को कहा। दोनों ने फूलिया और हाथ जोड़ लिया। पंडित जी ने सबको फूल दिया और सामने हाथ जोड़ा लिया। पंडित जी कुछ मंत्र का चारण कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने बस अभी फूल को हवन कुंड में के जलते हुए अग्नि में डालने को कहा। सबने जलते हुए हवन कुंड में फूल डाल दिया। पंडित जी ने कहा मैं जैसे ही हवन कुंड में आहुति दूंगा वैसे ही आप सभी लोग हवन कुंड में आहुति देंगे। आहुति देना शुरू किया तो सबने आहुति देने लगे। अभी लगभग 4 घंटे ही हुए थे तभी बाहर से तेज तेज गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। काशी जो की आहुति दे रही थी उसका हाथ वहीं रुक गया। तभी उसके कान में अखंड की आवाज सुनाई दी आहुति देना मत रोकिए है लगातार 2 घंटे तक गोलियां चलने के बाद धीरे धीरे गोलियां चलने की आवाज बंद हो गई। 6 घंटे खत्म होने वाले थे। पंडित जी ने आखिरी आहुति दिलाया और शंख बजाकर वहां पर बगीचे में खड़े आदमियों ने जब शंख की आवाज सुनी तो उन्होंने ढोल बजाना शुरू किया। वह महल में ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। तभी पंडित जी ने कहा इस पूजा में बैठी हुई किसी एक महिला से आप उनका तिलक करवाकर और उन्हें हुकुम सका पगड़ी पहनना है। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने काशी को देखते हुए कहा काशी बेटा आप अखंड का तिलक कर दीजिए। काशी ने राजावत की तरफ देखा तो राजावत ने इस्तेमाल करने का इशारा किया था। तभी रणविजय प्रताप सिंह अखंड प्रताप सिंह के पास आए और उन्हें अखंड का हाथ पकड़कर उन्हें जहां पर स्टेज बना हुआ था रंग बिरंगे कपड़ों से एक मंडप की तरह बहुत प्यारा सा तैयार किया गया था जहां पर एक गद्दी हुई राखी हुई थी जो कि हुकुम साकी थी। रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड को ले जाकर गद्दी के पास खड़ा कर दिया। अभी पंडित जी ने काशी को इशारा किया तो वह स्टेज पर वही बगल में एक नौकरी के हाथ में आरती की थल थी। काशी ने नौकर से आरती की थाली और अखंड को पहले तिलक लगाया। इसके बाद उसकी आरती उतारे कर काशी आरती की थाल नौकर को अखंड की गद्दी के बगल में ही एक टेबल रखा हुआ था। टेबल पर एक थाल जिसके अंदर हुकुमसा का पगड़ी राखी गई थी जो कि एक कपड़े से ढकी हुई थी। काशी ने कपड़ा हटाया। वह पगड़ी पर एक अलग का डायमंड का ब्रिज लगा हुआ था जो देखने में और भी अलग लुक दे रहा था। काशी ने पहले अखंड की सर पर पहनी हुई पगड़ी उतारकर थाल में राखी दिया और फिर दूसरी पगड़ी उठाकर अखंड के सर पर पहना दिए और वह स्टेज से बगल में खड़ी हो गई। रणविजय प्रताप सिंह आए और उन्होंने अखंड को हुकुम साकी गद्दी प्रति बैठक। रणविजय प्रताप सिंह ने एक नौकर से माइक लिया और रणविजय प्रताप सिंह ने कहा आज हम पूरे राजस्थान के सामने राजस्थान का नया हुकुमसा अखंड प्रताप सिंह को घोषित करते हैं। आज इस खुशी के दिन पर मैं एक आज खुशखबरी राजस्थान को और आप सभी को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी सा मेवाड़ की राजकुमारी काशी राजावत होने वाली राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी सा है। आज ही उनकी सगाई की जाएगी। ये बात सुनाए विराज काशी रुद्राक्ष तृप्ति और अर्थ प्रताप सिंह विशंभर सिंह और दीपाली सिंह हैरान हो गए क्योंकि इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये बात सुनकर काशी के पास राजवंत राजावत आए और उन्हें काशी को सीना से लगते हुए कहा हमारी प्रिंसेस को हम पर भरोसा है। ये सुनकर काशी ने हमेशा हिलाया तो राजवंत राजावत ने कहा हम बस आपके भले के लिए और हम जानता है कि हमने जिसे चुना है वह आपके लिए एकदम परफेक्ट इंसान है। सॉरी प्रिंसेस हमने आपसे यह बात नहीं पूछा। आपको हमारे फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा क्या? सुनकर काशी ने राजवंत राजावत की तरफ देखने लगी। उन्हें कहा हम बस आपके अच्छे बुरे के बारे में सोचकर फैसला लिया है। हम अपने रिश्ते पर भरोसा है कि आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। रणविजय प्रताप सिंह ने काशी को अखंड के पास खड़ा किया। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड काशी के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी एक नौकर एक को लाल कपड़े से ढका हुआ था वह था लेकर आया तो रणविजय प्रताप सिंह ने वह लाल कपड़ा हटाया तो उसमें 2 रिंग थी। उन्होंने पहले रिंग अखंड प्रताप सिंह को दिया। इसके बाद अखंड ने अपना हाथ आगे किया तो काशी ने अपना हाथ अखंड प्रताप सिंह हाथों में दे दिया। आपने उसकी रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। बगल में खड़े एक नौकरानी और रिंग निकल कर काशी के हाथों में दे दिया। अखंड ने अपना हाथ आगे किया तो काशी ने उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। तभी चारों तरफ जोरदार तालियां की आवाज सुनाई देने लगी।
रणविजय प्रताप सिंह के इशारे पर सरे ढोल वाले ढोल बजने लगे। वहां का माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा था। स्टेज पर खड़े काशी और अखंड बहुत ही अच्छे लग रहे थे एक साथ। ऐसा लग रहा था कि उदय एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। तब रणविजय प्रताप सिंह ने माइक लेकर कहा, आप सभी को यहाँ पर आने के लिए और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आप सबके आभारी होंगे। हमें लगता है कि हमारा फैसला पूरे राजस्थान के लिए अच्छा से अच्छा फैसला लेने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा फैसला जरूर पसंद आएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और माइक पैर का, अब आप सब लोग भोजन कर लीजिए। रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड और काशी की तरफ आए और उन्हें देखते हुए बोले, बेटे चलिए आप सब लोग कुछ खा लीजिए। और वह उन दोनों को लेकर स्टेज से नीचे उतर गए। वे उन्हें लेकर उसे तरफ गए जहां पैर पहले से ही रुद्राक्षी, अर्थ, तृप्ति, विराज, विशंभर सिंह, दीपाली सिंह और राजवंत राजावत बैठे हुए थे। वे तीनों लोग उनके पास गए और वहां पैर रखे चेयर्स पर बैठ गए। हर तभी धीरे धीरे करके सारे नौकर उनके पास आए और सारे टेस्ट टेबल पर रखिए। सबकी अपनी प्लेट में खाना लिया और खाना लेकर कुछ देर बाद सबने अपना अपना खाना खत्म किया तो सारे नौकर आया और टेबल सारे प्लेट लेकर चले गए। और खाना खाने के बाद कुछ नौकर आए और वहां पर स्वीट डिश लाकर रख दिया। रणविजय प्रताप सिंह और राजवंत राजावत, अर्थ और अखंड और विराज कुछ बिजनेस से जुड़ी बातें करने लगे। वही सब चुपचाप अपना अपना स्वीट डिश खत्म कर लिया। हमने अपना स्वीट डिश खत्म किया और नैपकिन से हाथ पहुंचकर चेयर से खड़े हो गए। तभी अखंड के पास ऋत्विक आया और वे अखंड के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। अखंड ने कहा, चलो मैं आता हूँ। वह रणविजय प्रताप सिंह की तरफ देखा और उसे कहा, बाबा भी कुछ काम को पूरी तरह कंप्लीट करके आता हूँ। और वह टेबल से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। उसने अर्थ की तरफ देखा तो अर्थ भी वहां से खड़ा हो गया। अभी वह कुछ दूरी पैर था तभी एक नौकर थाल में सरे हथियार लेकर आया जो कि उन्होंने पूजा के वक्त हल में रखे थे। अखंड रे अपने सरे हथियार लिए और प्रताप हवेली से बाहर निकल गया। वही रणविजय प्रताप सिंह और राजवंत राजावत अखंड को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने ये देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट गई। राजवंत राजावत खड़े होते हुए बोले, अच्छा आप हम चलते हैं हुकुम सा। ये सुनकर सब अपनी कार के पास जाने लगे। उन्हें छोड़ने रणविजय प्रताप सिंह आए और उन्होंने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ इस मामले को जल्दी हटाने की। दोनों एक दूसरे से गले मिले और एक नौकर ने गेट खोला तो वह जाकर कर में बैठ गए। काशी, रुद्राक्षी की विराज और तृप्ति जाकर रणविजय प्रताप सिंह के पैर छूकर मुझे प्रताप सिंह का आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रणाम कर कर वहां से जाकर सीधे कर में बैठ गए। रुद्राक्षी, तृप्ति और विराज एक ही कर में बैठे थे। तभी रुद्राक्षी बोली, इसका मतलब अब मेरी काशी दीदी भी इंगे हो चुकी है। कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर काशी उसे देखने लगी। तब रुद्राक्षी बोली, वैसे दीदी हमारे होने वाले जीजा साहब बहुत हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। क्या बात सुनकर तृप्ति ने कहा, ये बात तो सही कह रही है। रुद्राक्षी तभी काशी से घूरते हुए बोली, लगता है तुम्हें भी जल्दी शादी करनी है। काशी बोलो तो मैं बात करूं। या सुनकर तृप्ति का फेस पूरा लाल हो गया। रुद्राक्षी और विराज अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि काशी का कुछ गुस्सा और कुछ शर्म के कारण काशी का फेस पूरा लाल हो चुका था। वह कोशिश कर रहे थे कि उनकी हंसी न निकले वरना काशी उन पर भी गुस्सा करने लगती। कुछ समय बाद सब राजावत हवेली पहुंचे। राजावत हवेली के पार्किंग में उन सब की कार जाकर रुकी। नौकर ने गेट खोला तो सब कर से बाहर आए और वह महल के अंदर चले गए। तभी फेस अबोल में पहुंचे तो राजवंत राजावत अपने रूम में जाते हुए बोले, आप सबको जो भी बातें करनी है। वही इस वक्त शाम हो चुका था है। अभी हम बहुत थक चुके हैं और आप सब लोग भी बहुत थक चुके होंगे तो आप सब लोग जाकर आराम कीजिए। सब अपने अपने रूम में चले गए। वही काशी अपने रूम में और पहले उसने अपनी ज्वेलरी निकाली। फिर उसने वार्डरोब से लाइट सूट निकल कर वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम से आए तो बेड पर सोए। फिर भी उसे नींद नहीं रही थी। काशी अपना हाथ आगे किया और रिंग फिंगर के पहनी हुई रिंग देखने लगी जो कि देखने में तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी लेकिन उसका डिजाइन बहुत यूनिक डिजाइन था। लेकिन उसका यूनिट ये था कि उसमें जो डायमंड लगा था वह बहुत ही एक्सपेंसिव था। वही इस वक्त अखंड, ऋत्विक और अर्थ एक खंडार जैसी जगह पर थे। उस खंडार के अंदर काफी सारे रूम बने हुए थे। वही एक रूम के अंदर काफी सारे आदमियों को बांधकर रखा गया था। अखंड रूम के अंदर गया और जाकर उन सब आदमियों के सामने बैठ गया। उन आदमियों ने नौकरों का कपड़ा पहना हुआ था। तभी अखंड ने कहा, तुम्हें क्या लगा
तुम लोग महल के अंदर इतनी आसानी से घुस सकते हो? वही कच्छ आदमी हाथ जोड़कर अखंड के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। तभी ऋतिक ने कहा, इनके पास कुछ हथियार भी थे और अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि इन्हें किसने भेजा था। ये सुनकर अखंड ने कहा, इनसे पूछ रहे हो? मैंने तुमसे यह नहीं कहा है कि मुझे ये बताओ कि यह किनके कहने पर ये सब कर रहे थे। तभी एक आदमी जो कि काफी घायल था, उसने कहा, विक्रांत सिंह का नाम सुनकर अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, लगता है विक्रम सिंह का हिम्मत बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। अगर अब दोबारा कुछ भी करता है तू मुझसे पूछ बिना उसने घर पर एक तोहफा जरूर भिजवा दें। दोबारा ऐसा करने का हिम्मत है ना करे। ऋत्विक यस सर कहा। अभी ऋतिक ने पूछा, से इनका क्या करना है? अखंड ने कहा, इन्हें कुछ टाइम तक जिंदा रखो, जब तक मैक्स कुछ हफ्तों में इंडिया आ जाएगा तब तक उनके लिए भी जिंदा रखो। अखंड रूम से बाहर जाने लगा। तभी जिस आदमी ने विक्रांत सिंह का नाम लिया था, उसके बगल वाले आदमी ने उससे कहा, तुम कितने गद्दार हो, तुमने उसे अपने मालिक का नाम बता दिया क्योंकि तुम उनकी मार से डर गई थी। यह सब बातें अखंड जो के बाहर जा रहा था वह सुन रहा था। उसने ऋतिक देखते हुए कहा, इस आदमी को रूम में लाओ। दो आदमी आए और उस आदमी को उस कमरे से बाहर ले गए। वही बगल वाले रूम में अखंड चेयर पर बैठकर गाना गुनगुना रहा था। फिर अगर मुझे तू कभी ना मिले, हमसफर मेरा तू बने न बने, फासलों से मेरा प्यार होगा न कम, तू न होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार न होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, ना भुला सका मैं तेरी चाहतें, इश्क पे कहाँ बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसें चाहे खत्म, कम न होगी कभी ये वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार न होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैं जरूरत हूँ तेरी तू जरूरी है मुझे, मानता हूँ बिन तेरे हैं अधूरी महफिलें, कम नहीं जश्न से ये अकेलापन मेरा, साथ है रात दिन अब दीवानापन तेरा, दो मुझे न कभी मुड़ के आवाज तुम, मैं सुनूंगा तुम्हें हर जगह, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तेरे वास्ते कभी मेरा ये प्यार न होगा कम, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। दो आदमी आए और उस आदमी को कुर्सी पर बांधकर चले गए। अखंड ने गाना खत्म किया। अखंड को गाना गुनगुनाते हुए देखकर ऋत्विक हैरान था। ऋतिक ने अभी तक कभी भी अखंड को कोई गाना गोरा दे तक नहीं देखा था और अपना आंख खोलकर उस आदमी ने कहा, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जिससे चाहता था आज का नाम से जुड़ गए। आज मेरी और उसकी सगाई हुई है। मैंने आज तुम लोगों को इसलिए छोड़ दिया था कि मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम मुझे लगता है कि मैंने एक गलती की, तुम्हें तो कुछ सजा मिलनी चाहिए। अखंड उठा और कमरे से बाहर चले गया। वही अखंड के बाहर जाते हैं उस आदमी ने चैन की सांस ली थी। तभी उस रूम के अंदर 4-5 जंगली कुत्ते आ गए, जिन्हें देखकर आदमी डर गया और कुत्तों को उस रूम को छोड़कर उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया गया। करीबन 5 मिनट तक उस रूम से चिल्लाने की आवाज आती रही। इसके बाद उस रूम से आवाज आना बंद हो गए। वही कुछ समय बाद बेड पैर लेते हुए ही सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि उसे नींद कब। वही दूसरी तरफ पेरिस में इस वक्त एक कमरे में एक लड़की गुस्से से सरे कमरे का सामान इधर उधर फेंका हुआ था। कमरे में कहीं परफ्यूम की बोतल्स, कांच और बेड पैर से सरे सामान जमीन पर फेंके हुए थे। वही वास्तु उठा हुआ था। उसे कमरे का नजारा बहुत ही अजीब सा हो गया था क्योंकि कमरे की बहुत बुरी हालत थी। वह लड़की चिल्लाते हुए बोलिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतने साल से मैं तुम्हारा वादे कर रही थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे ठुकरा कर करा रहे हो। मुझमें में क्या कमी है कि तुम मुझे ठुकरा रहे हो? मैं उसे लड़की को ही नहीं छोड़ूंगी जो हमारे बीच में आएगी। यह कहती हुई वह हंसने लगी। उसकी आवाज गूंजने लगी। वही बाहर खड़े नौकर ये सब सुनकर डर से कांप रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इसका गुस्सा उन सब के ऊपर ही उतरेगा। लड़की हंसते हंसते हुए फर्श पर घुटनों के बल बल बैठ गई। 20 मिनट के बाद वह लड़की फर्श से कड़ी हुई और रूम में रखा हुआ बटन को प्रेस किया। तब एक लड़का आया तो उसने उससे कहा, मेरी इंडिया के फ्लाइट करवाओ, मुझे इंडिया जाना है। लड़का ने यस मम कहा और कुछ मम पूछा। तब लड़की ने मन किया और कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से मुझे इंडिया पहुंचना है।
उसे लड़के को इशारा किया तो वह वहां उसे रूम से बाहर चला गया। लड़का बाहर गया और फोन पर किसी का नंबर टाइप करने लगा। उसने फोन लगाया। कुछ समय बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से एक इंसान की कड़क आवाज सुनाई थी, हाँ बोलो। तभी लड़की ने फोन पर कहा, राजा साहब, राजकुमारी वापस इंडिया आना चाहती है। उन्हें अखंड प्रताप सिंह के एंगेजमेंट की बात पता चल चुकी है और वह बहुत गुस्से में है। फिर वापस आए तो कुछ गलत जरूर करेंगे। यह बात सुनकर उधर से सुजीत सिंह थे जो कि अजमेर के राजा थे। अजमेर राजस्थान में ही था। अखंड प्रताप सिंह जोगी हुकुमसा था। हुकुमसा पूरे राजस्थान आता है पर राज करता है। वहां का बड़े बड़े इलाकों आज जो कि राजस्थान के हुकुमसा के अंदर आता है। सुजीत सिंह का बिजनेस पेरिस में भी था जो कि उनकी बेटी रागिनी सिंह समाधि है। वह इस वक्त पेरिस में उसका बिजनेस ही संभल रही थी और विशाल सिंह उसका असिस्टेंट था जो कि उसके सारे काम और उसकी डिटेल्स, उसके हर काम की जानकारी सुजीत सिंह तक पहुंचता था, क्योंकि काफी सारे गलत काम करते हुए उन्हें कई बार पकड़ा जा चुका था, जिसके कारण सुजीत सिंह ने विशाल सिंह को उसका असिस्टेंट बनाया था कि उन्हें हर पल की जानकारी उससे मिलती रहे। और विशाल सिंह की आवाज सुनकर सुजीत सिंह ने कहा, कुछ भी हो जाए उसे इतना बिजी कर दो कि उसे टाइम ही न मिले इन सब बातों के बारे में सोचने का। कुछ भी हो जाए वहां से वापस नहीं आनी चाहिए। करीबन 4 मंथ तक ऑफिस का काम डबल कर दो। उसके ऊपर एक्स्ट्रा मीटिंग जितना ज्यादा हो सके उतना रखो। वह कभी फ्री नहीं होनी चाहिए। रागिनी इंडिया नहीं आनी चाहिए। उसके ऊपर नजर रखो और कॉल डिटेल्स पर भी चेक करो को किससे बात करती है। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इंडिया में इस वक्त 7 o'clock बज रहे थे। इस समय राजावत महल में इस वक्त सब लोग जान चुके थे और सब लोग इस वक्त में बैठे हुए थे। वहां पर सभी लोग थे, लेकिन विशंभर सिंह और राजावत नहीं था। सभी यंग जनरेशन हॉल में बैठे हुए थे और किचन में दीपाली सिंह सबके लिए कुछ खाने को बनवा रही थी। तभी उसे समय बाद वहां पर विशंभर सिंह और राजावत आए। वह सब आए और वहां पैर की सोफे पर बैठ गए। तभी दीपाली सिंह नौकरों से लेकर ट्रे में सारा खाने का सामान लेकर कॉल में और बीच में रखे हुए कॉफी टेबल पर रख दिया और वह एक से वापस किचन में चली गई। तभी काशी राजावत के बगल में जाकर बैठ गई ने राजावत की पूछा, बाबा आप इतने साल से कहाँ थे और आप हमसे ऐसे मिलाने क्यों नहीं आए? तभी राजावत ने कहा, हम आपको खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हम आप सबसे मिलाने नहीं आए और अभी भी न आते अगर हमें आप पर फिर से खतरा महसूस न होता। 3 साल पहले वाले गलती हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। इस बार हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार में से कोई भी हमें छोड़ कर जाए, इसलिए आप सबके भलाई के बारे में सोचकर फिर वापस आए हैं। अगर यह बात सुनकर काशी ने राजावत से पूछा, बाबा हमें तो पता चला था कि आप और सब लोग अब नहीं रहे। ये सुनकर राजावत ने कहा, अगर उसे वक्त हुकुमसा हमारी मदद न करते आज हम भी जिंदा न होते। वह बोलते हुए उसे वक्त को सोचने लगे जब उन पर हमला किया गया था। उसे वक्त सभी को बुरी तरह गोली लगी हुई थी और राजावत कंधे हाथ पेट पैर गोली लगी हुई थी। उसे वक्त जब रणविजय प्रताप सिंह उधर से जा रहे थे तो उन्हें किसी काम से मेवाड़ आना था, इसलिए ड्राइवर से कहा मेवाड़ की तरफ चलो कहा और कार मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी। तभी वहीं जहां पर 5 गाड़ियां खड़ी थी वहीं इस वक्त गाड़ियों को बहुत बुरी तरीके से गोली से भून दिया गया था। उन्होंने अपनी गार्ड्स को इशारा किया तो वह तब जल्दी से बाहर आए और गाड़ी के पास जाकर उसके अंदर बैठे लोगों का नव से चेक किया तो सबके नव चेक किए तो सब लोग की नव नहीं चल रहा था, लेकिन राजावत नव बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। रणविजय प्रताप सिंह ने राजेंद्र प्रजापत को जल्दी से गार्ड से कहा कर उनकी कार से निकाला और अस्पताल ले चलने को कहा और इनके जैसा आदमी लेकर कर में बैठा कर रानीसा और छोटी रानीसा के डेड बॉडी अपने साथ ले चलिए। उन्होंने सबके डेड बॉडी को गार्ड से कहा कि वह उन्हें अंतिम संस्कार का व्यवस्था करें और वह सजावट को लेकर हॉस्पिटल चले गए। पैर हमारा करीबन 9 घंटे तक ऑपरेशन हुआ और हमारे बॉडी से 4 बुलेट निकाली गई। उसे वक्त भी हमें होश नहीं था। कुछ समय बाद हमें होश शायद हो हमें होश आने में 1 दिन, तब तक हमारा इलाज चल रहा था। इसके पास जब होश में आए तो हमने अपने सामने हुकुमसा को देखा तो रणविजय प्रताप सिंह ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर आए और मेरा चेक करने लगे। जब मैंने रणविजय प्रताप से पूछा मेरे के सभी लोग कहाँ पर हैं, वह ठीक तो है? जब उन्होंने कहा कि उनकी उसी जगह पर गोली लगने से ही डेथ हो चुकी थी और
रणविजय प्रताप सिंह ने परिवार के लोगों की अंतिम संस्कार कर दिया है। उन्होंने आते वक्त ही हमारे गाड़ियां जो कि आग लगने वाले थे उनका काज में से परिवार वालों को निकलकर कार को जला दिया गया था, जिसके कारण सबको लगता है कि हम सब लोग की मौत हो चुकी है। लेकिन जब हमने आप और रुद्राक्षी के बारे में पता किया तो तब करीबन 4 दिन बाद हमें पता चला कि विशंभर ने आप सबको बचा लिया है और वह आप सबको लेकर कहीं दूर चला गया है। हमें विशंभर पर भरोसा ठाक है। अगर आप लोग विशंभर के पास है तो आप लोग जरूर सुरक्षित होंगी। फिर हमें पता चला कि विशंभर ने आप सबको कहीं छुपाकर वापस आए हैं। हमें इस बात की जयंती, लेकिन जब हमने अभी कुछ हफ्ते पहले पता किया तो हमें पता चला कि आप सब बनारस में है। हमने आपकी बनारस में ही हमें पता चला कि विशंभर ने आपके बनारस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर आपके साथ विराज भी था, इसलिए हमें ये जानकारी हुई। हमें बनारस में ही आप सबके पर धीरे धीरे खतरा नजर आने लगा तो हमने सोचा कि हम सामने जाए, लेकिन तभी विशंभर आपको राजस्थान वापस ले आए। बस हमें आप सबकी सही सलामत देखना है। हमें इतना तो नहीं पता आपके ऊपर रुद्राक्षी के ऊपर ज्यादा खतरा है, हमारे ऊपर तो खतरा नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हम आपको किसी सुरक्षित हाथों में सौंप थे। तभी हुकुम सा चाहते थे कि काशी शादी अखंड प्रताप सिंह से करवा चाहते थे और आपकी अर्थ प्रताप सिंह शादी रुद्राक्षी से हुआ या चाहते थे। वह चाहती थी कि इतना जल्दी हो सके वे अखंड की शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन राज्य अभिषेक होगा उसी दिन वह एंगेजमेंट कर देंगे। हम इस बात पर सहमत हैं। हम जानते थे कि आपके लिए इससे ज्यादा सही कोई नहीं होगा, क्योंकि हम अखंड से कई बार मिल चुके हैं और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें आपके लिए वह सही लगे तो हमने आपकी एंगेजमेंट हम आपसे पूछना चाहते थे। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अब आपसे पूछ नहीं पाए। हमें पता है कि हमने आपसे नहीं पूछकर गलत किया, लेकिन हमें सिर्फ उसे वक्त आगे सुरक्षा दिख रही थी और जितनी जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि काशी और अखंड की शादी करते करते, और अगर आपका मन हो तो आप रियासत समाज सकती है, वारना आपकी मर्जी। आप राजपाट किसी को भी दे, लेकिन उन हाथों में दे जो इसे अच्छे से संभल सके। ये कहने के बाद राजवंत राजावत ने काशी और रुद्राक्षी के सर पैर हाथ रखा। काशी और रुद्राक्षी जाकर राजवंत राजावत का गले लग गई। राजवंत राजावत ने काशी और रुद्राक्षी को गले लगा कर उनका सर को सहला न लगा। तभी विराज ने, यह बात तो सच थी, मैं ही इस बात को गलत समझता था। ये बोलकर विराज ने कहा, माता पिता हमेशा लड़कियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी तो माँ और बाबा साहब एक बेटी चाहते थे और बड़े बाबा सा काशी और रुद्राक्षी के सामने होने पर मुझे भूल जाते हैं। ये बात तो गलत है ना, मेरे साथ तो यह नाइंसाफी हो रही है। काशी दीदी और रुद्राक्षी को ही आप सब बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुनकर हॉल में बैठे हुए काशी, रुद्राक्षी, तृप्ति, विशंभर सिंह और दीपाली सिंह राजवंश राजावत हंसने लगे। अभी राजवंत राजावत ने अपनी बहनें खोलते हुए कहा, हमरे शेर, आपसे ये किसने कहा कि हम आपस प्यार नहीं करते। राजवंत राजावत ने विराज को अपने गले लगाया और वह राजवंत राजावत के बगल में सोफे पर बैठ गया। तभी रुद्राक्षी ने कहा, बड़े बाबा सा लगता है कहीं से जलने की बू आ रही है। ये सुनकर ऑल में एक जोरदार कहा सुनाई दिया। वही हाल में बैठकर सब बनारस की पुरानी बनारस की बातें बताने लगे, पुरानी बातों को याद करने लगे। वही रुद्राक्षी विराज में अपनी बनारस की बात राजवंत राजावत को बताने लगे और रुद्राक्षी अपनी सारी शरारत और अपने सारे काम बताने लगे। तभी ऋत्विक कुछ याद करते हुए बोला, पता है बड़े बाबा का, एक बार जब हम सब घाट घूमने गए थे तो उस वक्त में रुद्राक्षी, काशी, तृप्ति और पृथ्वी गए थे। उस वक्त शाम का वक्त हो रहा था और हम चारों लोग घाट के पानी के अंदर डालकर वही सीढ़ियों पर बैठकर गाना गा रहे थे। लेकिन हम लोग गाने की बोल को कुछ ऐसा बदलते थे कि हमारे बगल वाले सीढ़ी पर बैठे लोग भी सुनकर हंसने लगते। उस वक्त एक लड़का एक लड़की को खोल पर बैठकर रहा प्रपोज था। तभी रुद्राक्षी उन दोनों को देखकर रुद्राक्षी ने गाना गाया, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को लीवा, बदन को आत्मा, हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। हाँ, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, डर है बहक न जाऊं कहीं, तन्हा दिल न समझे, भूत बिना ये तड़पेगा,
आप सा कहाँ है दिल आपको ही पाए, तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। हाँ आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। हो आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो बर्बाद बन जाए, हाँ हाँ बर्बाद बन जाए। हाँ 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 बर्बाद बन जाए। हो बर्बाद बन जाए। हाँ बर्बाद बन जाए। लग रहा था कि लड़की उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन सी रुद्राक्षी का गाना सुनकर उस लड़की का दिमाग घुमा और वह वहां से चली गई। लड़की के जाने के बाद लड़के ने रुद्राक्षी की तरफ देखाकर वहां से चला गया। वहीं उन दोनों के घाट से जाने के बाद घाट की आसपास बैठे हुए 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप हंसने लगे। तभी काशी ने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारी का दिल टूट गया। जब सामने विराट के गोरी बात सुने तो उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वे सब हंसने लगे। तभी राजवंत राजावत ने रुद्राक्षी से कहा बेटा ऐसा काम नहीं करते, आपकी वजह से उस बेचारे का दिल टूट गया होगा। अभी रुद्राक्ष की बोली अगर उसे प्यार होता तो वह उसे छोड़कर नहीं जाती, इसका मतलब था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कहने के बाद रुद्राक्षी खड़ी हुई और सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह राजावत महल में वक्त डाइनिंग टेबल पर राजवंत राजावत बैठे हुए हैं और उनके बस बगल वाली कुर्सी पर ही काशी और रुद्राक्षी बैठे हुए हैं। वह दोनों अपना अपना नाश्ता कर रहे। तभी राजवंत राजावत ने कहा हम सोच रहे हैं कि हम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले, वैसे भी घर पर रहकर हम बोर होंगे। ये सुनकर काशी ने कहा जैसी आपकी मर्जी बाबा, वैसे भी आपका ऑफिस है, जब मन करे आपका आप टैब आई। ये सुनकर राजवंत राजावत ने कहा ठीक है हम कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे। सबने अपना नाश्ता किया और नैपकिन से अपने हाथ को साफ कर कुर्सी पर से खड़े हुए और काशी और रुद्राक्षी जब राजवंत राजावत के पास गए तो राजवंत राजावत ने दोनों के सर पर हाथ रखा और फिर काशी, रुद्राक्षी, तृप्ति और विराज ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन विशंभर सिंह अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें राजवंत राजावत से कुछ बात करनी थी। वही सब ऑफिस के लिए निकाले गए। कुछ समय बाद विशंभर सिंह राजवंत से कहा राजा सा हमें आपसे कुछ बातें करनी है। और सुनकर राजवंत ने कहा आप स्टडी रूम में चले, हम उधर ही आ रहे हैं। विशंभर सिंह स्टडी रूम में चले गए और राजवंत राजावत किसी को फोन लगाने के लिए बाहर चले गए। हमन कुछ समय बाद स्टडी रूम के अंदर राजवंत राजावत सोफे पर बैठे हुए और उनके सामने विशंभर सिंह खड़े। तभी राजवंत राजावत ने इशारा किया तो विशंभर सिंह जकार सोफे पर बैठ गए। विशंभर सिंह ने कहा शुरू किया राजा सा हमें पता चला है कि वह वापस आ चुके हैं और वह काशी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि वह इस वक्त राजस्थान में है। हमें लगता है कि हमें सारी बात काशी को पता लेनी चाहिए जिससे वह थोड़ी सावधान रहें। विशंभर सिंह की आवाज सुनकर राजवंत राजावत ने जवाब दिया कुछ भी हो जाए हम काशी को उनके हाथों में नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमने काशी की सगाई अखंड प्रताप सिंह से कर दी है क्योंकि अखंड को सभी बातें हैं और उनके रहते हैं हमें नहीं लगता कि काशी को पर खतरा होगा। राजवंत राजवत ने कहा हमने अखंड की आंखों में काशी के लिए फिक्र और प्यार देखा है, हमें पता है कि उनके होते हुए काशी को कोई चोट भी नहीं पहुंचेगा। काशी को भी नहीं पता होगा कि उनके ऑफिस में कितने सारे आदमी अखंड के हैं, वह तो बस उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा तंग है कि उनसे कोई जल्दी मिली नहीं सकती है। ये सुनकर विशंभर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और विशंभर सिंह बोले हमें ये बात पता है या अखंड प्रताप सिंह का नाम काशी से नाम से जुड़ने से ही काफी सारे खतरों से काशी थोड़ी दूर हो जाएगी, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि काशी से भी कभी ना मिले। राजवंत राजावत अपना सर सोफे पर टिका कर बैठे गए। वहीं दूसरी तरफ राजावत इंडस्ट्रीज में इस वक्त काशी के केबिन में इस वक्त काशी के साथ विराज चेयर पर बैठक कर कुछ कम कर रहा था और वही सामने रखे सोफे पर अखंड प्रताप सिंह बैठा हुआ था और दूसरे सोफे पर ऋतिक बैठा हुआ था जो कि कुछ फाइल देखने रहा था और सब अपना अपना कम कर रहे थे। इस वक्त ऑफिस रूम में एकदम शांति थी क्योंकि पहले तो अब 2-4 दिनों में थोड़ा खुल गए थे, लेकिन सगाई के बाद अजीब सी माहौल हो चुका था। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वही अखंड प्रयोग ही देख रहा था। काशी को अपने ऊपर अखंड की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वह लैपटॉप में काम करने में बिजी थी। जब वह अखंड की तरफ देखती तो अखंड फाइल में देखकर लगता है, जिसके कारण काशी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हो रही थी। वह लैपटॉप में काम कर रही थी। अभी लंच के टाइम पर रुद्राक्षी गेट नौकरी कर ऑफिस में, और जब रुद्राक्षी ने अखंड को ऑफिस में देखा तो वह
खुश होकर बोली, ओह मेरे होने वाले जीजू, आप यहाँ पर हैं, हमें नहीं पता कि आप हमारे होने वाले जीजा जी हैं। रुद्राक्षी को अपने ऊपर काशी की नजरें महसूस हो रही थी। वह काशी को इग्नोर करते हुए अखंड के बगल वाले सोफे पर जाकर बैठ गई और रुद्राक्षी ने अखंड से कहा, आपको काशी दीदी के अंदर क्या क्या बात आपको पसंद आई कि आप सीधे लिए उनसे सगाई करने के लिए तैयार हो गए। रुद्राक्षी ने कहा, वैसे तो आप मेरी दीदी के लिए पसंद हो, लेकिन अगर आप मेरी से प्यार नहीं करती हो तो आप मुझे बता दो, मैं बड़े बाबा से बात करती हूँ। अगर मुझे पता चलता है आप शादी होने के बाद या सगाई के बाद ही मेरी काशी दीदी को परेशान करते हो तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मुझे यह नहीं पसंद को कोई परेशान करे या उनके साथ कोई गलत करे। अगर मुझे पता चला कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसे अपने सारे खत्म कर लें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी देखो कोई चीट करे। ये बात सुनकर केबिन में बैठे सभी लोग रुद्राक्षी को ऋत्विक विराज काशी देखे लगे। तभी अखंड बोला, अगर मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं यह एंगेजमेंट ही नहीं करता। ये सुनकर रुद्राक्षी ने सोचते हुए कहा, सही बात है, आप इतने बड़े हो, आपके साथ कौन जबरदस्ती करेगा। रुद्राक्षी की बात बदले हुई बोली, सब लोग लंच करते हैं। सब ने चुपचाप लंच किया और कुछ समय बीत गया और ऐसे ही काम करते करते 7 बज गए। अब तक अखंड और ऋतिक ऑफिस से निकल चुके थे। इस वक्त काशी अपना सामान पैक कर रही थी और उसके ऑफिस रूम में रुद्राक्षी, विराज और तृप्ति खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। दोपहर बीत गए और रात होते ही सब अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में इस वक्त रागिनी सिंह अपने केबिन में बैठे हुए द और विकास उसके सामने खड़ा था। रागिनी उससे पूछ रही थी कि वह इंडिया कब जाएंगे। ये सुनकर विकास ने रागिनी को जवाब देते हुए कहा, मैम, वक्त ऑफिस का कम बहुत ज्यादा बड़े हो चुका है और आपकी कई सारी मीटिंग पेंडिंग है। अगर हम मीटिंग कैंसिल करते हैं तो हमें करीबन बहुत ज्यादा नुकसान होगा सकता है। वैसे भी इस वक्त कंपनी की हालत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारा कोई न्यू कंप्यूटर आया है और सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते जा रहे हैं कि जिसके कारण कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसलिए जब मैंने सर से पूछा कि आपकी फ्लाइट इंडिया की करवा दो तो उनको कहा, पहले कंपनी के हल सुधर जाए, इसके बाद ही आप इंडिया आएंगे, वरना सर बहुत गुस्सा हो गए और इन्होंने की चेतावनी दी हुई है। जयशंकर रागिनी अपनी गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसमें कुछ समय खराब विकास को इशारा किया तो विकास वहां से अपनी केबिन में चल गया। इसके रागिनी अपना काम करने में बिजी हो गई। कंपनी की हालत बहुत बड़ी हो चुकी थी। इस्तेमाल में सुधारे में करीबन 4 से 5 महीने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एक बहुत बड़े ग्राउंड में एक जेट खड़ा था। उसके अंदर इस वक्त अखंड और ऋत्विक बैठे हुए थे। अखंड कुछ काम से इंग्लैंड जा रहा था। कुछ घंटों बाद इंग्लैंड व्हाइट हाउस के बड़ी सी गाड़ी में इस वक्त एक जेट आकर रुकी हुई थी। अखंड और ऋत्विक जेल से बाहर आए। अखंड प्रताप सिंह व्हाइट पैलेस के अंदर गया तो वही हॉल के अंदर इस वक्त एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने किसी की आहट सुनी तो अपनी आंखें खुली। उसकी काली आंखों जाकर अखंड को देखा तो वास ऑफिस से खड़ा हो गया और अखंड के पास आया और बोला, किंग आप यहाँ पर। तभी अखंड ने कहा, डैनी कल सुबह में स्ट्राइक गैंग से मीटिंग अरेंज करवाओ और जितने भी नए मॉडल बनाया तुम लोगों ने उसकी पिक मुझे मेरे कमरे में मैं अभी मेरे जानी चाहिए। ये कहते हुए अखंड ऊपर बने मास्टर बेडरूम में चला गया। वह अपने रूम में आया, जाकर आवाज लेकर आया और रूम के बालकनी में जाकर व्हाइट हाउस के बालकनी से वहां से पूरा व्हाइट हाउस का गार्डन और आसपास का जंगल दिखाई देता था। व्हाइट हाउस जंगल के अंदर बीचों बीच बना हुआ था। अखंड बालकनी से हटा और जाकर बेड पर लेट गया। अगली सुबह व्हाइट हाउस इंग्लैंड। इस वक्त अखंड व्हाइट हाउस के डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। अखंड जो कि हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके बगल में डैनी और ऋतिक बैठे हुए थे। तभी डैनी ने कहा, किंग स्ट्राइक गैंग के साथ हमारी होटल ब्लैक हट में 10 o'clock बजे मीटिंग है। सुनकर पकड़ ने कुछ नहीं कहा और वह अपना नाश्ता करने लगा। करीबन 9:30 व्हाइट हाउस से 4 गाड़ियां निकली, जिनमें से एक में अखंड, डैनी और ऋत्विक बैठे हुए थे। 25 मिनट के बाद उनकी कार एक होटल के सामने रुकी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक हाइट लिखा हुआ था। ऋत्विक, अखंड और डैनी ने अपने फेस पर मास्क लगाया और कार से बाहर निकले। वही ब्लैक हॉट होटल के अंदर गए और लिफ्ट से जाकर रूम नंबर 101 के सामने जाकर रुके। डाली ने गेट खोला और वह सब अंदर आ गए। वही उस रूम के अंदर पहले से 2 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक झूठी स्ट्राइक गैंग का लीडर था जिसके बाल काफी बड़े
बड़े थे वह कोई अमेरिकन था। अखंड रूम में आया तो स्ट्राइक गैंग का लीडर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे किया तो अखंड ने उसे हाथ मिलाया। अखंड जाकर सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वही ऋत्विक और डैनी पीछे खड़े थे। स्ट्राइक गैंग लीडर ने कहा, हमें जो गन चाहिए, हमें पता चला है कि आपने सिर्फ 2 गन बनाई थी, वह भी बिक चुकी है। स्ट्राइक गैंग चाहती है कि आप उनके लिए करीबन 1 गन की जरूरत है, इसके लिए हम आप जितना चाहे उतना पे करेंगे। तभी अखंड ने ऋत्विक की तरफ देखा तो ऋत्विक ने एक बैग सामने किया, अपने वह ब्लैक कॉफी टेबल पर रख दिया। डैनी ने एक पेपर दिया, अखंड ने वे पेपर टेबल पर रख दिया और कहा, इस गन के बदले आई वांट स्ट्राइक गैंग। उनके सामने बैठे स्ट्राइक गैंग के दोनों आदमी यह सुनकर हैरान हो गए। तभी उनका लीडर जोक है काफी सोचने के बाद पेपर लिया और उसमें साइन कर दिया। ये देखकर उसके साथ आया हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। अखंड ने अपना हाथ आगे किया और स्ट्राइक गैंग के हेड से हाथ मिलाया और कहा, वेलकम इन ब्लड रोज। 3 महीने बाद, आज लगभग 3 महीने हो वही आज काशी और अखंड का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। 3 महीनों के अंदर इतना बदल गया था आया था कि पहले जो काशी अखंड के बीच में इतना बदलाव आया था कि पहले जो काशी अखंड को समझ नहीं पाती थी और अब वे दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। वही इन 3 महीनों के अंदर अर्थ और रुद्राक्ष के इस बीच काफी अच्छी बातें हो जाती हैं और तृप्ति और विराट की एंगेजमेंट हो चुकी थी। शाम का समय, राजावत इंडस्ट्रीज के अंदर इस वक्त काशी के केबिन में सामने वाले सोफे पर अखंड और ऋत्विक बैठे हुए थे। ऋतिक अखंड से कुछ चीजें डिस्कस कर रहा था। तभी अखंड के फोन पर किसी का फोन आया तो अखंड ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, फिर अखंड ने फोन काट दिया। प्रखंड ने कहा कि प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। अखंड मैंने काशी की तरफ देखा और कहा कि मुझे कॉल आया है, वहां का काम खत्म हो गया, आज हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये सुनकर काशी खुश होते हुए बोली, मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में करीबन 4 महीने की लग जाएंगे, लेकिन ये तो 3 महीने में कंप्लीट हो गई। यह सुनकर अखंड में मुस्कुराए। तभी ऋतिक कहा, मिस्टर त्रिपाठी का आपके फोन पर फोन आया था और उन्होंने कहा है कि आप और काशी मैम से कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे कल राजस्थान आ रहे हैं तो आप दोनों से मिलना चाहते हैं। ये सुनना अखंड ने ठीक है कहा और उसने काशी को देखते हुए कहा कि अब हम चल रहे हैं, मुझे कंपनी में कुछ काम है, और ऋतिक के साथ कंपनी के काम के लिए निकल गया। अखंड प्रताप सिंह राजावत इंडस्ट्रीज से बाहर आए तो वहां पर अखंड कार खड़ी थी। ऋतिक ने गेट खोला तो अखंड कार के अंदर बैठे और ऋतिक भी कार के अंदर बैठे गया। कार में बैठने के बाद अखंड ने ड्राइवर से कहा कि एके कंपनी में से ड्राइवर ने कार के एके कंपनी के रास्ते पर चलने लगे और कुछ समय बाद एके इंडस्ट्रीज के अंदर सीईओ केबिन में इस समय सीईओ कुर्सी पर अखंड बैठा हुआ था और ऋतिक के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अखंड बता रहा था। ऋतिक की बात सुनने के बाद अखंड ने कहा कि यह डियर कंपनी को ही मिलनी चाहिए, इसके लिए तुम कुछ भी करो। ये सुनकर ऋतिक ने हाँ में सिर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। ऋतिक केबिन से बाहर आया और ऋत्विक ने मैनेजर को अपने केबिन में बुलाया और कहा, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। मैनेजर ने हाँ में सर हिलाया और कहा, सर हमारी यही कोशिश है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिले। ऋत्विक ने कहा कि कोशिश नहीं की है, ये प्रोजेक्ट में ही मिलना चाहिए। मैनेजर केबिन से बाहर चला गया। ऋतिक के केबिन से बाहर आ गया। ऋतिका अखंड की केबिन में गया और बोला, सर मीटिंग का टाइम हो गया है, मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुन कर अखंड अपनी कोट से उठा और अपना कोट उठाकर पहन और अखंड केबिन से बाहर निकलकर मीटिंग रूम में चले गए और करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई तो अखंड मीटिंग रूम से बाहर आया। अखंड केबिन से बाहर आया और सीधे कंपनी के पार्किंग में गया। इस वक्त 8 o'clock बज रहे थे। अखंड पार्किंग में गया और ऋतिक ने अखंड की कार का गेट खोला और अखंड कार में बैठ गया। कुछ देर बाद अखंड की कार प्रताप हवेली के पार्किंग में पार्क हुई। अखंड और ऋत्विक महल के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि हॉल में रणविजय प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह ऑफिस से आ गए थे। वे हॉल में बैठकर अखंड का वेट कर रहे थे। अखंड को आते हुए देखकर रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड से कहा, आप जाइए, जल्दी फ्रेश होकर आइए, तब हम सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं। अखंड सीढ़ियों से अपने रूम में गया। अखंड सावर लेकर चेंज कर नीचे हॉल में आया तो इस भक्ति रणविजय प्रताप सिंह अखंड का वेट कर रहे थे। वही अर्थ अपने फोन में कुछ कर रहा था। कभी ऋत्विक भी हाल में आया। रणविजय प्रताप सिंह ने सबको डाइनिंग टेबल पर चलने को कहा। वही सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर इस वक्त डिनर कर
रहे थे। रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड से कहा, हम सोच रहे हैं हम आपकी और काशी की शादी की डेट पंडित जी से निकलवान। यह नहीं सुनाकर अर्थ प्रताप सिंह ने कहा कि बाबा सा आप किससे पूछ रहे हैं जो खुद चाहती हैं कि उनकी शादी जल्दी से की जाए। भाई का बस चले तो मैं तो कल ही काशी भाभी से शादी कर ले। अर्थ को अपने ऊपर अखंड की नजरें महसूस हुआ। जो अर्थ ने कहा, भाई आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं काशी भाभी नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो। ये सुनकर अखंड प्रताप सिंह अर्थ को घूरते हुए बोला, लगता आज तो तुम आज कल बहुत ज्यादा नहीं बोलते हो। अखंड रणविजय प्रताप सिंह को जवाब देते हुए कहा कि बाबा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और सबने अपना खाना खत्म कर अपना कमरा चला गया। वही सुबह का वक्त, राजावत मैंशन में इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए और सामने हेड चेयर पर राजवंत राजावत बैठे हुए। तभी राजवंत सजावट ने कहा, हमने सुना है काशी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये राजवंत राजावत की बात सुनकर काशी ने हाँ में सिर हिलाया। काशी ने कहा, कल ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया और आज हमें मिस्टर त्रिपाठी के हमारे साथ मीटिंग करने जाना है। तभी राजवंत राजावत ने काशी से बोले, वे कल रणविजय प्रताप सिंह का फोन आया था कि वह कहाँ रहे कि वह चाहते हैं कि आपकी और अखंड की शादी जल्दी करवा दी जाए। ये सुनकर काशी जो कि जूस पी रही थी उसके खांसी आने लगी। तभी बगल में बैठे हुए रुद्राक्षी उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, आराम से पियो दीदी। और वह मुस्कान करने लगी। तभी काशी ने उसकी मुस्कान देखते हुए कहा, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। या सुनकर कर रुद्राक्षी ने कहा, अगर आपकी शादी हो गई तो इसके बुरे फायदा मुझे होगा। अकेले में रहूंगी और मुझे कोई डांटने वाला नहीं कहेगा और जो मेरा मन करेगा मैं बेकर सकूंगी। यह सब कहते हुए रुद्राक्षी के फेस पर मुस्कान थी और वह रुद्राक्षी को घूरते हुए बोली, आप बहुत ज्यादा सपने नहीं देख रही है। ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, इसमें सपने देखने वाली क्या बात है दीदी, वैसे भी आपकी शादी होनी ही है। काशी रुद्राक्षी अपना नाश्ता करने लगे। कुछ समय बाद सबने नाश्ता खत्म किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वही काशी के ऑफिस में इस वक्त काशी अपने केबिन में बैठी थी और उसके सामने वाले चेयर पर विराज बैठा हुआ था जो कि कुछ फाइल पढ़ा रहा था और उनको पढ़ाकर काशी को देते हुए बोला, हमारे पास ये 2 प्रोजेक्ट है जो हमें पूरा करना है। इनमें से एक तो आप हाफ कंप्लीट कर दिया है और दूसरे वाले प्रोजेक्ट हम मिस्टर शेखावत के साथ करना है जो कि पाकिंग जाने माने वाले बिजनेसमैन है। या हमारी कंपनी का दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि हम शेखावत के साथ कर रहे हैं। वैसे तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बॉस में प्रॉब्लम को सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहा जाता है। ये बात सुनकर काशी विराज को देखते हुए बोली, मतलब क्या है कि कहा जब ये जाता है कि कब मिस्टर शेखावत का मूड चेंज हो जाए किसी को पता नहीं होता और मिस्टर शेखावत गुस्से की बहुत तेज है, इसमें मैं ऐसा कह रहा था। वही कुछ समय बाद काशी का फोन रिंग हुआ तो उसने फोन पर देखा था अखंड कॉलिंग शो कर रहा था। काशी ने फोन उठाया और तो दूसरी तरफ से अखंड प्रताप सिंह की आवाज सुनाई। अखंड ने कहा, मिस्टर त्रिपाठी ऑफिस में मिलना चाहते हैं, इसलिए आप मिस्टर त्रिपाठी के ऑफिस पर आ जाइए। मैं आपको मिस्टर त्रिपाठी के ऑफिस का एड्रेस सेंड करता हूं। काशी ने कहा, मैं ऑफिस से निकलती हूं। कुछ देर तक अखंड और काशी ने कुछ ऑफिस की बारे में बात की और फिर फोन काट दिया। कुछ समय बाद काशी मिस्टर त्रिपाठी के ऑफिस में पहुंची तो उसने वहां पर अखंड प्रताप सिंह को पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। काशी ऑफिस में आई और चेयर पर बैठ गई। सभी मिस्टर के प्रणाम किया। सभी मिस्टर त्रिपाठी ने कहा, कांग्रेचुलेशन, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी जल्दी ही इंगेजमेंट हो जाएगी। और ये दूसरा कांग्रेचुलेशन प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। मुझे लगा था कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को 3 महीने में ही कंप्लीट कर दिया। मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में शाम को एक पार्टी रखी हुई है, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। मैं आपका वेट करूंगा। ये सुनकर काशी और अखंड ने हाँ में सिर हिलाया और मिस्टर त्रिपाठी ने जो इनविटेशन कार्ड दिया था काशी और अखंड ले लिया और कुछ बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम से अपने अपने ऑफिस चले गए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त का टाइम हो रहा था और रुद्राक्षी जब काशी के केबिन में आई तो काशी का केबिन खाली देखकर उसने काशी को फोन किया तो काशी इस वक्त कार में बैठकर ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसने फोन उठाया और कहा, क्या हुआ, आपने फोन किया? तभी रुद्राक्षी ने बोला, दीदी आप कहाँ पर हो, आप ऑफिस में नहीं हो। ये सुनकर काटने का, मैं ऑफिस आ रही हूँ। तभी रुद्राक्षी ने कहा, आप शिराज होटल में हूँ, मैं आपका भरी वेट
कर रही हूँ मैं और सब लोग लंच के लिए उधर आ रही है, आप उधर पूछो या कहने की बात है। फोन काट दिया। रुद्राक्षी काशी के केबिन से बाहर आए और तृप्ति के पास गई और बोली, तृप्ति दीदी चलो आज हम लोग बाहर लेंस करेंगे। और वह तृप्ति की कोई बात सुने बिना है उसे लेकर कार में बैठकर शिराज होटल की तरफ चली गई। वहां पर काशी और विराट शिराज होटल में बैठकर रुद्राक्षी और चुटकी का वेट कर रहे थे। 5 मिनट बाद उन्हें रुद्राक्षी होटल में अंदर खाते हुए नजर आए और उसके पीछे नजर आए। रुद्राक्षी ने जब काशी को देखा तो वह काशी के पास आई और उसके बगल में रखे हुए चेयर पर बैठ गई। कभी रुद्राक्षी ने विराज से पूछा, मेराज भाई आपने कुछ नहीं किया? मेराज में ना मैं इशारा किया तो रुद्राक्ष इन मेन्यू लेकर अपने लिए और सबके लिए लंच ऑर्डर किया। कुछ समय बाद उनका ऑर्डर आया तो उन्होंने अपने नाम से स्टार्ट किया। तभी आखिरी में रुद्राक्ष बोली, मुझे अभी भी इलाज में कुछ कमी लग रही है, तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।